एपिसोड 71 कहानी अब तक। पूरी तरह से रेडी होने के बाद अंश ने पलटकर अपने फोन की तरफ देखा जो टेबल पर पड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर फोन उठाया और एक नंबर डायल कर अपने कान पर लगा लिया। सामने वाले के फोन उठाते ही अंश ने अपनी भारी आवाज में कहा, सब कुछ रेडी है ना? तो सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर अंश के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और उसने कहा, गेम उसने शुरू किया और उसका अंत मैं करूंगा। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर अपनी पॉकेट में रखा और रूम से बाहर निकल गया। वहीं हीर उस रूम में दरवाजे से सटकर अपने घुटने मोड़े बैठी हुई थी। उसने अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाया हुआ था और रोए ही जा रही थी। एक तो वो रूम इतना डरावना था और दूसरा वो अंश के बिहेव को देखकर समझ गई थी कि वो इस वक्त हद से कहीं ज्यादा गुस्से में है। तो उसे अंश की सजा से भी डर लग रहा था कि पता नहीं अंश उसे इसकी क्या सजा दे। अब आगे रात का वक्त, वीएस विला। विराज गुस्से से अपने विला के हॉल की सारी चीजों को तहस नहस कर रहा था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे नहीं जीत सकता, मैं उसकी जान ले लूंगा। ही कांट विन अगेंस्ट मी, आई किल हिम। गुस्से से चीखते हुए विराज उस विला की हर चीज पर अपना गुस्सा निकाल कर रहा था। वही कुछ ही दूरी पर उस विला के सर्वेंट डर के मारे कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी विराज को रोकने की, क्योंकि वो सभी जानते थे कि उसके बॉस का गुस्सा कितना ज्यादा डेंजरस है। कुछ वक्त पहले उस विला का हॉल जो काफी खूबसूरती लिए हुए था, अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान वहां आया हो। विराज ने गुस्से से लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, अंश तुझे क्या लगा कि मैं हार मान लूंगा? कभी नहीं। विराज सिंघानिया कभी अंश खुराना से नहीं हार नहीं मानेगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से हार कर भी हारा नहीं हूँ और तू पूरी तरह से जीत कर भी नहीं जीता है। विराज की आंखें इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे उसमें खून उतर आया हो। विराज ने अपनी कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। कुछ घंटे पहले विराज कुछ देर पहले ही विला आया था। वो पेन ड्राइव लेकर अपने स्टडी रूम में आ गया और उसने लैपटॉप पर पेन ड्राइव को लगाकर जैसे ही देखा उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। जहां कुछ देर पहले तक जीत की मुस्कान थी वहीं अब डार्क एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। व्हाट द हेल, ये पूरी तरह से ब्लैंक है। मतलब वो अपनी चाल चल गया। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। विराज ने फोन पिक कर कान पर लगा लिया। सामने वाले की बात सुनकर विराज गुस्से से चेयर से खड़े होते हुए बोला, व्हाट, तुम सब क्या कर रहे थे? वो अंश खुराना हमारी नाक के नीचे से हमारी कंपनी के 4 प्रोजेक्ट छीन कर ले गया और तुम सब मुझे यहाँ एक ये न्यूज़ सुनाने के लिए बैठे हुए हो। इसी बात की सैलरी लेते हो क्या तुम सब? गुस्से से विराज की पकड़ अपने फोन पर कस गई। अभी उसने फोन डिस्कनेक्ट किया ही था कि तभी दूसरी बार फिर से फोन रिंग करने लगा। फोन की स्क्रीन पर अंश खुराना का नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर विराज का पूरा चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसने फोन पिक करके अपने कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से अंश खुराना किसी डेविल की तरह हंसते हुए बोला, क्या हुआ विराज सिंघानिया, चाल उल्टी पड़ गई क्या? कहाँ तो तुम मेरा प्रोजेक्ट लेने की चाल चल रहे थे और कहाँ अपने 4 भी कर गंवा बैठे। फिर एक झूठे अफसोस के साथ कहा, बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। अगर तुम भीख मांगते तो मैं तुम्हें ऐसे ही वो प्रोडक्ट दे देता, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अंश खुराना का दिल बहुत बड़ा है। अंश की बातें विराज के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी, लेकिन फिर भी विराज ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है अंश खुराना। यह विराज अभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मुझे इस प्रोजेक्ट की जरूरत इतनी नहीं थी, बल्कि मुझे तो तुमसे कुछ और चाहिए और तुम भी जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। विराज की बात सुनकर अंश एकदम गुस्से से बोला, सोचना भी मत विराज, उसे पाने की औकात नहीं है तेरी, समझा? और अगर अपनी औकात में रहेगा तो फायदे में रहेगा, वरना औकात में लाना मैं भी जानता हूँ। कहकर अंश ने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। विराज ने एक जलती हुई नज़र से अपने फोन को देखा और उसे जोर से दीवार पर पटक दिया, जिससे वो फोन टूटकर फर्श पर बिखर गया। विराज ने अपने दोनों हाथ अपनी डेस्क पर रखकर कहा, आई हैव नॉट लॉस्ट येट एंड यू हैव नॉट वॉन कम्प्लीटली अंश खुराना, द गेम इज स्टिल लेफ्ट। कहते हुए विराज के होंठों पर एक रहस्यमयी शैतानी स्माइल आ गई। शिवांश एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर खुराना मेंशन जा रहा था। अभी वो रास्ते में ही था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। शिवांश ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ को ऑन किया और कहा, हेलो। तभी सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा कि शिवांश ने जल्दी से गाड़ी साइड में लगाए और सामने वाले की बात पर थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। शिवांश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, अंश तुम कहीं कुछ उसके साथ गलत ना कर दो, मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। शिवांश ने वापस गाड़ी स्टार्ट की और यू टर्न ले लिया। हीर पिछले कई घंटों से उस अंधेरे रूम में बंद थी। पूरे दिन के तनाव ने उसे दिल और दिमाग दोनों से ही पूरी तरह से थका दिया था। वो वही दीवार का सहारा लेकर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसकी गालों बनी हुई आंसू की लकीरें साफ दिखा रही थी कि वो रोते हुए सोई है। तभी रूम का डोर एक तेज आवाज के साथ ओपन हुआ। अंश की नज़र सामने ही दीवार से सटकर नीचे बैठी हुई हीर पर गई।
जो अभी सो रही थी, लेकिन शायद अंश का ऑरा और उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि नींद में भी हीर को उसके यहाँ होने का एहसास हो गया। इसीलिए उसने अपनी आंखों को धीरे से खोला और दरवाजे की तरफ देखा। सामने ही अंश अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। अंश को देखकर हीर की नींद झटके से उड़ गई और वो अपनी आंखें बड़ी किए दीवार का सहारा लेकर खड़े होते हुए बोली, अंश मेरी बात सुनिए, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अंश ने बिना उसकी बात सुने ही अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। अंश का ऑरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और जैसे जैसे अंश हीर की तरफ बढ़ रहा था हीर का को अपना दिल डूबता हुआ सा महसूस हो। अंश हीर के काफी करीब आ गया था। हीर डरी हुई आंखों से अंश की तरफ ही देख रही थी। वही अंश की आंखों में इस वक्त गुस्से की आग धधक रही थी जिसे हीर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने अपनी नजरें झुका ली। अंश ने हीर का गला पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा था ना कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, लेकिन तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने का एक मौका नहीं छोड़ती। अंश की सख्त और स्ट्रांग हथेलियां में हीर की नाजुक सी गर्दन बुरी तरह से फंसी हुई थी। दर्द और डर की वजह से उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। अंश ने उसका गला इतनी जोर से कसकर पकड़ा हुआ था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अंश के हाथ पैर रख लिए और उससे अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अंश उसके चेहरे की तरफ झुका और अपनी डरा देने वाली आवाज में कहा, लगता है तुम्हें अब मुझे ऐसी सजा देनी चाहिए कि आइंदा से ऐसा ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में ना आए। कहने के साथ ही अंश ने झटके से हीर का गला छोड़ दिया। हीर अपने गले को पकड़े खांसने लगी। अंश ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए लगभग का घसीटते हुए उसे रूम से बाहर ले गया। हीर उसके सामने गिड़गिड़ाती रह गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। पर अंश का गुस्सा उस पर इतना हावी था कि उस पर हीर के गिड़गिड़ाने का, उसके आंसुओं का, उसके दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कुछ ही देर बाद वो हीर को बेसमेंट में ही बने हुए एक चेंबर में लेकर आया और वही बीचों बीच रखी हुई एक कुर्सी पर हीर को बैठा दिया। इससे पहले कि हीर कुछ समझती अंश ने वही एक टेबल पर रखे हुए रिमोट का बटन प्रेस किया। इसी के साथ चेयर पर हीर के हाथ ऑटोमेटिकली लॉक हो गए। हीर अब उस चेयर से उड़ भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके हाथ और पैर दोनों ही चेयर से लॉक हो गए थे। अंश वापस हीर की तरफ आया और उसकी दोनों तरफ अपने हाथ रख उसकी तरफ झुकते हुए कहा, इट्स टाइम फॉर योर पनिशमेंट बेबी, सो नाउ एंजॉय द पनिशमेंट गिवन बाय मी। कहते हुए अंश के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई जो हीर को डरा देने के लिए काफी थी। अंश प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, हीर रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। अंश हीर से थोड़ा दूर हुआ और अपनी एक भान चढ़ाते हुए कहा, तुम आगे से ऐसा कर भी नहीं पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने के लायक छोड़ूंगा ही नहीं। कहकर अंश ने एक ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, अंदर आओ। इसी के साथ एक आदमी अपने हाथ में एक ट्रे पकड़े हुए अंदर आया। उस ट्रे में एक इंजेक्शन रखा हुआ था। अंश ने वो इंजेक्शन अपने हाथ में लिया और एक नज़र हीर की तरफ देखा जो खौफजदा होकर कभी उसे इंजेक्शन को तो कभी अंश को देख रही थी। वो अब बुरी तरह डर से कांप रही थी कि उसके साथ क्या करने वाला है। हीर को इतना डरता देखकर अंश के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो इंजेक्शन लेकर हीर तरफ बढ़ा, लेकिन इसी के साथ हीर जोर से रोते हुए बोली, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही रहूंगी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए अंश। इसी के साथ वो खुद को उस चेयर से छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी। अंश ने अपना एक हाथ हीर की बांह पर रखा और दूसरे हाथ से वो इंजेक्शन हीर की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन निडल जैसे ही हीर की स्किन के अंदर गई, हीर के मुंह से दर्द से एक चीख निकली। अंश ने वो दवा हीर की बांह में इंजेक्ट करते ही खाली सिरिंज को साइड में फेंक दिया और फिर वापस हीर की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हें पता है हीर, तुम्हारा डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी सजा बनेगा। हीर अंश की बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। वही अंश की आंखों में एक गहराई नजर आ रही थी जिसे देखकर हीर समझ गई कि उसके साथ आगे बहुत बुरा होने वाला है। उसका दिल भी इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। अंश एक बार फिर सीधा खड़ा हुआ और चैम्बर से बाहर निकल गया। वह चैम्बर चारों तरफ से ग्लास वॉल से बना हुआ था, जहां से बाहर से अंदर तो देख सकते थे लेकिन अंदर से बाहर कुछ भी नहीं दिखता था। यहाँ तक कि अंदर की आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी। अंश इस ग्लास वॉल के सामने चेयर पर बैठ गया और अपने कानों में हेडफोन लगा लिया जिससे वो हीर की आवाज सुन सके। हीर बार बार खुद को उस चेयर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हीर को उस चेम्बर में घुटन सी हो रही थी, वो जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वहीं अंश बाहर ही चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए और अपने दोनों हाथ आर्म रेस्ट पर टिकाए किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। वो बिना किसी भाव के हीर की हर मूवमेंट देख रहा था। कुछ देर बाद ही हीर को हेलुसिनेशन जैसा फील होने लगा। वो डर से जोर जोर से चिल्ला रही थी।
नहीं, नहीं, मेरे पास मत आओ, कोई मेरी हेल्प करो, कोई मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बाहर निकलो यहाँ से। माँ, पापा, मुझे बचाओ। हीर को वही चीजें नजर आ रही थी जिससे वो डरती थी, जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे हीर की हालत खराब होने लगी, वो धीरे धीरे अपने होश खोने लगी। वही अंश ने जब देखा कि हीर बेहोश हो गई है तो वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और चैम्बर के अंदर चला गया। अंश ने हीर के चेहरे की तरफ देखा जो डर से पूरी तरह से पीला पड़ गया था। अंश ने हीर को अपनी गोद में उठाया और रूम से बाहर निकल गया। अंश हीर को अपनी गोद में उठाए सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि एक गुस्से से भरी आवाज इसके कानों में आई, क्या किया तुमने हीर के साथ अंश? अंश ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। पीछे मेन एंट्रेंस के पास शिवांश खड़ा हुआ था और जब शिवांश ने हीर की हालत देखी तो वो कुछ देर के लिए शॉक्ड रह गया। हीर पूरी तरह से बेसुध अंश की गोद में थी। अंश ने शिवांश से कहा, मैं अभी आता हूँ, कहकर अंश अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद अंश हीर को बेड पर लिटाकर वापस नीचे हॉल में आया, जहां शिवांश सोफे पर बैठे हुए उसका ही वेट कर रहा था। अंश ने उसके सामने बैठते हुए कहा, अब पूछो क्या पूछना था। शिवांश बोला, क्या तुमने उसके साथ उसकी ऐसी हालत क्यों हुई है, बोलो। अंश ने लापरवाही से कहा, आई गेव हर हेलुसिनेशन ड्रग्स। शिवांश का ये सुना था कि वह चौंकते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है अंश, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस बार अंश ने गुस्से से कहा, तो उसने जो किया क्या उसे ऐसे ही जाने देता? मैंने उसके किए की सजा दी है उसे, ताकि आइंदा से वो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी ना करें। शिवांश ने हैरानी से अंश की तरफ देखा और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हुए कहा, अंश तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, इससे उसकी मेंटल कंडीशन पर गलत असर पड़ सकता है। तुम मासूम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि तुम भी जानते हो कि उसे बहकाने वाला वो विराज है, वरना हीर जैसी लड़की कभी ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकती। एपिसोड 72 कहानी अब तक। अंश ने उसके सामने बैठते हुए कहा, अब पूछो क्या पूछना था। शिवांश बोला, क्या किया तुमने उसके साथ उसकी ऐसी हालत क्यों हुई है, बोलो। अंश ने लापरवाही से कहा, आई गेव हर हेलुसिनेशन ड्रग्स। शिवांश का ये सुना था कि वह चौंकते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है अंश, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस बार अंश ने गुस्से से कहा, तो उसने जो किया क्या उसे ऐसे ही जाने देता? मैंने उसके किए की सजा दी है उसे, ताकि आइंदा से वो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी ना करें। शिवांश ने हैरानी से अंश की तरफ देखा और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हुए कहा, अंश तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, इससे उसकी मेंटल कंडीशन पर गलत असर पड़ सकता है। तुम मासूम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि तुम भी जानते हो कि उसे बहकाने वाला वो विराज है, वरना हीर जैसी लड़की कभी ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकती। अब आगे। इस पर अंश ने कहा, जानता हूं कि वो विराज हीर के दिमाग से खेल रहा था, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद हीर विराज से मिली, तो यह इस बात की सजा है क्योंकि मैंने उसे विराज की बात को मना किया था, क्योंकि वो नहीं जानती है कि विराज कैसा इंसान है और उसके इरादे कैसे हैं। उसके बावजूद वो उससे मिलने के लिए अकेली चली गई, वो भी मुझसे झूठ बोलकर। अंश की बात भी शिवांश को कहीं ना कहीं सही लगी थी, क्योंकि वो भी जानता था कि इससे हीर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। शिवांश ने गहरी सांस ली और फिर अंश से कहा, देखो अब तुम उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आओ और जहां तक हो सके उसके सामने अपने गुस्से को कंट्रोल रखना, क्योंकि अगर तुमने उसे हर्ट किया तो मैं उसे खुराना मेंशन ले जाऊंगा और तुम जानते हो कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। शिवांश ने उसे थोड़ी वार्निंग देते हुए कहा, तो अंश ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, वो मेरी बीवी है और उसके साथ मुझे क्या करना है यह मैं तय करूंगा, कोई और नहीं। अंश शिवांश उसे थोड़ा गुस्से वाले लहजे में कहा, वो खुराना फैमिली की बहू भी है अंश, और मुझे भाई कहा है उसने, मेरे लिए सिम्मी और हीर में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए मेरी बात को याद रखना। उसकी बात पर अंश उसे जवाब देने ही वाला था कि तभी एक तेज आवाज उन दोनों के कानों में आई। दोनों की नजरें एक साथ ऊपर वाले फ्लो की तरफ गई। शिवांश और अंश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिवांश बोला, यह आवाज तुम्हारे रूम से आई है अंश, चलो कहीं हीर को कुछ हुआ तो नहीं है, कहकर उसने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। अंश ने भी अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। अंश ने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया तो पूरे कमरे की हालत देखकर उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई। शिवांश भी उसके पीछे पीछे ही रूम में आ गया। सामने हीर गुस्से से पूरे रूम की चीजों को तोड़ रही थी। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं अंश, क्यों आपने कभी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मुझे आपसे नफरत है। हीर गुस्से से चिल्ला रही थी और वहां की चीजों को तहस नहस कर रही थी। हीर को इतना ज्यादा गुस्से में देख अंश का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया।
अंश ने शिवांश की तरफ देखा तो शिवांश ने उसे समझाते हुए कहा, गुस्से से काम मत लो अंश, उसकी हालत देखो, इस वक्त तुम्हें उसे प्यार से हैंडल करना चाहिए। शिवांश की बात सुनकर अंश ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत किया और आगे बढ़कर हीर को अपनी बाहों में ले लिया। हीर अंश की बाहों से छूटने के लिए छटपटा रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, छोड़िए मुझे अंश, छोड़ दीजिए, आप सच में मॉन्स्टर है, कहते हुए हीर अंश के सीने पर मार रही थी। वैसे तो हीर के नाजुक से छोटे छोटे हाथों से भला अंश को कहाँ लगने वाली थी, पर वो इस वक्त काफी फ्रस्ट्रेटेड थी। कहते हुए हीर जोर जोर से रो भी रही थी। हीर की हालत देखकर शिवांश को अंश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता था। शिवांश ने हीर के सामने जाकर कहा, हीर शांत हो जाओ बच्चे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना यहाँ पर। शिवांश ने अंश को हीर को छोड़ देने का इशारा किया और हीर की हालत देखकर अंश भी उस पर किसी तरह की सख्ती नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसने धीरे धीरे हीर को अपनी बाहों की कैद से आज़ाद कर दिया। अंश की बाह से छूटना था कि हीर जल्दी से शिवांश के सीने से लग गई और उसे पकड़ते हुए बोली, भाई मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे माँ पापा के पास जाना है। भाई ये बहुत बुरे हैं, यह मुझे बहुत हर्ट करते हैं। हीर किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। शिवांश ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और नर्म लहजे में कहा, हीर शांत हो जाओ, अंश अभी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, अगर अंश ने तुम्हें जरा सा भी हर्ट किया ना तो फिर मैं अंश की क्लास ले लूंगा। हीर ने अपना सिर उठाकर शिवांश की तरफ देखा और सुबकते होते हुए कहा, आप सही कह रहे ना भाई, आप इन्हें सजा दोगे ना, इन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत ही ज्यादा। हीर शिवांश से शिकायत करने के चक्कर में भूल ही गई कि वो अंश के सामने उसकी ही बुराई शिवांश से कर रही है। अंश ने एक नज़र हीर को घूर कर देखा और जाकर सोफे पर बैठ गया, फिर फ्रस्ट्रेशन से कहा, जब मेरी सजा से डर लगता है तो ऐसी हरकत करती क्यों हो। अंश की आवाज़ सुनकर हीर ने एक बार फिर से शिवांश को कसकर पकड़ लिया। शिवांश ने पीछे मुड़कर अंश की तरफ देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर हीर का हाथ पकड़कर वो उसे सोफे पर हीर को बैठाते हुए बोला, अच्छा तुम पहले थोड़ा खुद को रिलैक्स करो, कहकर वो खुद भी हीर के पास ही बैठ गया और टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी डालकर हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पियो, तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा। हीर ने दोनों हाथों से गिलास को थाम लिया और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। कुछ देर बाद हीर जब थोड़ा शांत हुई तो शिवांश ने कहा, हीर मैंने भी तुम्हें मना किया था ना कि उस विराज से बात मत करना, फिर तुम अकेली उससे क्यों मिलने गई। तुम नहीं जानती हीर कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता था। हीर ने सिसकते हुए ही कहा, भाई मैं क्या करती, उसने मुझे कहा था कि वो मुझे इस शैतान से बचाएंगे। हीर का अंश को शैतान कहने पर जहां कुछ पल के लिए तो शिवांश को भी हंसी आ गई, वहीं अंश ने गुस्से से हीर को घूर कर देखा और मन ही मन कहा, इसे मैं शैतान लगता हूँ, और वो विराज में इसे क्या फरिश्ता नजर आया था जो उसके पास अकेली चली गई। फिलहाल तो शिवांश भी अंश के एक्सप्रेशन से ही समझ गया था कि वो इस वक्त मन में क्या सोच रहा है, इसीलिए उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अगर तुम्हें अंश से किसी तरह की परेशानी थी तो तुम मेरे पास आती ना, उस विराज के पास क्यों गई। हीर ने सिर झुकाए कहा, मानती हूँ भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और आपको पता है वो पेन ड्राइव में उसे नहीं देना चाहती थी, मैं वहाँ चली तो गई थी, फिर मेरे दिल ने कहा कि मैं एक शैतान से बचने के लिए दूसरे शैतान के पास आ गई, और अगर मैं भी ऐसा करूंगी तो मैं तो गलत ही हो जाऊंगी ना। और आपको पता है मैंने कसकर अपनी मुट्ठी में पेन ड्राइव को बंद किया हुआ था, लेकिन विराज ने वो भी जबरदस्ती ले ली और मुझसे कहा कि, कहते कहते हीर चुप हो गई। तभी अंश ने पूछा, क्या कहा उसने, बोलो। हीर ने एक बार नजर उठाकर अंश की तरफ देखा जो उससे ही घूर रहा था। हीर ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। तभी शिवांश ने पूछा, हाँ बताओ हीर, क्या कहा उसने। हीर ने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए धीरे से कहा, उसने कहा था कि अब अंश मुझे छोड़ देंगे, इसीलिए मुझे उनके पास चले जाना चाहिए। हीर की बात सुनकर अंश की पकड़ सोफे के आर्मरेस्ट पर कस गई। वो कमीना खुद को समझता क्या है, और उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा फिर हीर से, और तुम अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना हीर, देन आई विल रियली किल यू। अंश की बात सुनकर हीर ने शिवांश से कहा, देख भाई देखा, ये ऐसे ही मुझसे बात करते हैं और ऐसे ही मुझे डराते रहते हैं, और उस दिन तो कह रहे थे कि यह मुझे जहर दे देंगे, और आज इन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लगा दिया और उस रूम में जानबूझकर काफी सारे सांप, चूहे, छिपकली भी छोड़ दिए थे। उद्धरण चिन्ह। अब तक हीर को भी पता नहीं था कि वो सब सिर्फ एक भ्रम था। उसे तो लग रहा था अंश ने जानबूझकर उसे डराने के लिए वो सब इस चेंबर के अंदर छोड़े थे। शिवांश ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं माही, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हीर ने भी जिद करते हुए कहा, नहीं भाई वहां थे, मैंने खुद देखे थे, वो सब मेरी तरफ ही आ रहे थे। अब शिवांश माही को क्या बताता कि आखिर में उस वक्त उसके साथ वो सब क्यों हो रहा था।
अंश ने शिवांश से कहा, शिवांश तुम जाओ यहाँ से, इसे मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि वहाँ क्या था और क्या नहीं था। शिवांश ने कुछ कहना चाहा तो अंश ने दोबारा कहा, मैंने कहा ना अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरी बीवी को अब मैं हैंडल करूंगा। शिवांश ने कहा, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने एक बार फिर से हीर को परेशान किया है तो मैं सीधा मॉम से जाकर बात करूंगा, समझे। कहकर शिवांश जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ, हीर ने जल्दी से शिवांश का हाथ पकड़ लिया और आंखों में नमी लिए कहा, प्लीज आप मत जाइए यहाँ से। शिवांश ने हीर के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, डरो मत हीर, ये अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा और अगर दोबारा से इसने तुम्हें हर्ट किया तो तुम सीधा मुझे फोन करना, फिर मैं इसे देख लूंगा। शिवांश ने अंश को एक वार्निंग वाला लुक दिया तो अंश ने भी अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। शिवांश अब रूम से बाहर निकल गया। अंश ने हीर की तरफ देखा जो चुपचाप सिर झुकाए बैठी हुई थी। अंश ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नर्म बनाते हुए कहा, मेरे पास आओ हीर। हीर ने सिर झुकाए ही अपना सिर ना में हिलाया तो अंश ने दोबारा कहा, हीर मेरे पास आओ। हीर ने एक बार फिर अपना सिर ना में मिलाया। इस बार अंश ने थोड़ी सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा मेरे पास आओ, मुझे बार बार अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं है, जानती हो ना तुम। अंश का ये कहना था कि हीर जल्दी से जाकर अंश के सामने खड़ी हो गई। अंश ने हीर का हाथ पकड़ा और झटके से उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अंश के ऐसे खींचे जाने से हीर के मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो अपनी आंखें बड़ी किए अंश को देखने लगी। अंश के चेहरे पर अब कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था और उसका चेहरा भी पहले से काफी शांत लग रहा था। कुछ इस वजह से भी हीर का डर थोड़ा काम हुआ। अंश ने हीर के चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगलियों से उसके कानों के पीछे किया और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाती हो? मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर गुस्सा करूं, पर तुम मेरी बात मानती भी तो नहीं हो ना। हीर का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अंश को समझ गया कि उसने इस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती की है। हीर जिसने अपनी नजरें झुकाए हुई थी, उसने अंश की तरफ देखकर कहा, मुझे भी गुस्सा आता है अंश, और बहुत गुस्सा आता है, और मुझे तब भी बहुत गुस्सा आया था जब आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की और आपने बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा किया, पर मैं किस पर अपना गुस्सा उतारूं, बताएं मुझे। मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी, फिर भी मेरी फैमिली वालों ने मजबूर होकर आपसे मेरी शादी कर दी। लड़कियां जिस उम्र में अपना करियर बनाती है, अपने सपने पूरे करती हैं, उस एज में मैं आपकी बीवी बन गई, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अंश बहुत ध्यान से हीर की सारी बातों को सुन रहा था। आज हीर पहली बार उससे अपने दिल की बातें शेयर कर रही थी, जो शायद उसने अपने दिल में काफी वक्त से दबाई हुई थी, और अंश ने भी उसे बोलने दिया। इतना रोने से हीर की छोटी सी नाक जो लाल हो गई थी और उसकी नीली आंखें भी हल्की सी सूज गई थी, पर फिर भी हीर काफी मासूम लग रही थी, जो अंश की गोद में बैठे हुए ही उसकी शिकायत उसी से कर रही थी। एपिसोड 73। कहानी अब तक। हीर जिसने अपनी नजरें झुकाए हुई थी, उसने अंश की तरफ देखकर कहा, मुझे भी गुस्सा आता है अंश, और बहुत गुस्सा आता है, और मुझे तब भी बहुत गुस्सा आया था जब आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की और आपने बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा किया, पर मैं किस पर अपना गुस्सा उतारूं, बताएं मुझे। मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी, फिर भी मेरी फैमिली वालों ने मजबूर होकर आपसे मेरी शादी कर दी। लड़कियां जिस उम्र में अपना करियर बनाती है, अपने सपने पूरे करती हैं, उस एज में मैं आपकी बीवी बन गई, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अंश बहुत ध्यान से हीर की सारी बातों को सुन रहा था। आज हीर पहली बार उससे अपने दिल की बातें शेयर कर रही थी, जो शायद उसने अपने दिल में काफी वक्त से दबाई हुई थी, और अंश ने भी उसे बोलने दिया। इतना रोने से हीर की छोटी सी नाक जो लाल हो गई थी और उसकी नीली आंखें भी हल्की सी सूज गई थी, पर फिर भी हीर काफी मासूम लग रही थी, जो अंश की गोद में बैठे हुए ही उसकी शिकायत उसी से कर रही थी। अब आगे। हीर ने अपने गाल पर लुढ़क आए आंसू को पोंछते हुए कहा, मुझे भी आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं भी आपको हर्ट करना चाहती थी, ताकि आपको भी पता चले कि जब कोई आपके साथ गलत करता है तो कैसा लगता है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। कहकर हीर ने दोबारा अपना सिर नीचे झुका लिया तो अंश ने हीर के चेहरे को अपनी हथेलियों में थामा और उसे ऊपर करते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि तुम ऐसी नहीं बनी हो हीर। तुमने अंश खुराना बनने की कोशिश की, पर तुम कभी अंश खुराना नहीं बन सकती। अंश हीर की खूबसूरत नीली आंखों में देखते हुए बोला। भीगी पलकों की वजह से हीर की झील सी आंखें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अंश ने आगे कहा, मैं शुरू से जानता था कि तुम क्या कर रही हो, बल्कि मैं पहले दिन से सब जानता था कि कैसे तुम मेरे कॉलेज छोड़कर जाने के बाद उस विराट से मिलने के लिए गई थी, क्योंकि हर पल मेरी नज़र तुम पर थी। अंश की बात सुनकर हीर ने हैरानी से अंश की तरफ देखा तो अंश ने कहा, पर मैं चाहता था तुम खुद अपनी गलती मेरे सामने एक्सेप्ट करो, और मैंने तुमसे ये सब पूछा भी था, याद है ना उस दिन स्विमिंग पूल के पास मैंने तुमसे क्या कहा था? हीर को अब समझ आया कि उस दिन अंश उस पर गुस्सा क्यों कर रहा था।
फिर हीर ने कुछ सोचते हुए पूछा, आपको उस पेन ड्राइव वाली बात कैसे पता चली? आप तो यहाँ नहीं थे ना, और विला में तो कोई भी सर्वेंट भी नहीं था, फिर आप वहाँ कैसे पहुँचे? हीर की बात सुनकर अंश ने अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले किया, जहाँ हीर स्टडी रूम में उस पेन ड्राइव को ढूंढ रही थी। उस वीडियो को देखकर हीर की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि स्टडी रूम में भी हिडन कैमरा लगा होगा। हीर ने अब अंश की तरफ देखा तो अंश ने फ़ोन वापस बंद करते हुए कहा, मेरे स्टडी रूम में ही नहीं बल्कि पूरे विला में हिडन कैमरे लगे हुए हैं। मैं कहीं भी रहकर पर इस विला में जो कुछ भी हो रहा है लाइव देख सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। फिर हीर के गालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए, और तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, तुम पर मेरी नज़र हमेशा रहती है। हीर अब कुछ नहीं बोल पाए, तो अंश ने पूछा, अब बताओ क्या अभी भी तुम उस विराज सिंघानिया से मिलना चाहोगी? तो हीर ने किसी बच्चे की तरह अपना सिर ना में हिलाया और थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं, वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे भी फंसाया और बेवकूफ़ बनाया। कहते कहते हीर रुक गई, फिर थोड़ा उदास होते हुए बोली, मेरी वजह से आपको बहुत सारा नुकसान हुआ होगा ना? हीर की बात सुनकर अंश ने बनावटी अफसोस के साथ कहा, हाँ सही कह रही हो, नुकसान तो बहुत हुआ है मुझे। तो हीर ने बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए पूछा, कितना नुकसान हुआ है आपको? अंश ने कहा, 700। हीर ने पूछा, 700 रुपए का? बस। अंश ने कहा, नहीं 700 रुपए नहीं, 700 करोड़ का। सुनकर ही हीर की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला की खुला रह गया। 700 करोड़, इतने सारे पैसे? फिर रोंदू सी शक्ल बनाते हुए बोली, मैं तो पूरी जिंदगी कमाऊंगी तब भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से इतना सारा नुकसान हो गया। अंश को अब हीर की शक्ल देखकर ही हंसी आ रही थी, पर उसे अपने फेस को वैसे ही एक्सप्रेशनलेस बनाए हुए रखा। हीर ने उदास होते हुए कहा, सॉरी, मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हो गया ना, अब मैं पक्का उस विराज से नहीं मिलूंगी, मुझे नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा नुकसान होगा। इस पर अंश ने अपनी भौं चढ़ाते हुए कहा, अब नुकसान तो तुमने किया है, तो इस नुकसान की भरपाई भी तुम ही करोगी ना? हीर को तो लगा कि अंश उससे पैसे की डिमांड करने वाला है, इसलिए उनसे लटके हुए फेस के साथ कहा, पर मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से आपको पैसे दूंगी? अंश ने हीर के गले के पीछे अपना हाथ लगाया और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हारे हस्बैंड को पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अमीर है, इसीलिए मुझे वो चाहिए जिसकी मुझे और तुम्हें सख्त जरूरत है। कहते हुए अंश हीर की आंखों में इंटेंस तरीके से देख रहा था। हीर कुछ पूछती उससे पहले ही अंश ने अपने सख्त होंठ हीर के होठों पर रख दिए। अंश के ऐसा करते ही हीर ने कसकर अंश का कॉलर पकड़ लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माथुर विला। शिवांश की गाड़ी माथुर विला के सामने आकर रुकी। शिवांश गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आया और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। इस वक्त उसका चेहरा काफी सख्त नजर आ रहा था। मिस्टर माथुर ने जब शिवांश को यहाँ देखा तो पूछा, शिवांश, तुम यहाँ इस वक्त? लेकिन शिवांश उनके सवालों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया और सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मिस्टर माथुर कंफ्यूजन से उसे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देख रहे थे। फिर वो खुद से ही बोले, शिवांश का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इतना गुस्से में क्यों है? क्या तानिया ने कुछ किया है? शिवांश एक रूम के सामने जाकर खड़ा हो गया और रूम का डोर ओपन कर अंदर चला गया। तानिया अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई अपने फोन में कुछ देख रही थी और इस वक्त उसने कान पर हेडफोन लगाए हुए थे। शिवांश अंदर जाते हुए बोला, तानिया, हाउ डरे यू डू दिस? लेकिन तानिया ने तो अपने कानों पर हेडफोन लगाया हुआ था, इसलिए उसने कुछ सुना ही नहीं। शिवांश ने इरिटेट होकर उसके कान से हेडफोन खींचकर दूर फेंक दिया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या सोचकर तुमने ऐसा किया है तानिया? तानिया जो अपने फोन में ही खोई हुई थी, अचानक से चौंक कर अपने बेड से उतरी और शिवांश के पास आते हुए बोली, क्या हुआ शिवांश, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? शिवांश ने अपने फोन की स्क्रीन उसके सामने करते हुए कहा, क्या है ये सब तानिया? शिवांश के फोन में दिख रही पिक्स को देखकर कुछ पल के लिए तो तानिया हड़बड़ा गई, फिर स्माइल करते हुए बोली, ये हमारी ही पिक्चर्स हैं ना, जो हम दोनों ने एक साथ ली थी कुछ महीनों पहले। शिवांश ने फोन वापस अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, हाँ ये हमारी पिक्चर्स है, ये मुझे भी पता है, लेकिन ये सब तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या कर रही है? तानिया लापरवाही से बोली, मैंने इसे अपलोड किया है इसलिए तो यह मेरी सोशल मीडिया अकाउंट पर है, और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझ पर? मैंने पहली बार तो हमारी पिक्चर साथ में सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की है, इससे पहले भी तो करती आई थी ना, तब तो तुमने कभी गुस्सा नहीं किया। शिवांश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुठिया का कस ली और एक दो बार गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर तानिया की बाहों को पकड़कर कहा, वो तब की बात थी तानिया, जब शिवी और मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब शिवी और मैं दोनों ही इस शादी में है, तो अब तुमने ये पिक्चर्स क्यों अपलोड की है, बोलो?
शिवांश को इतना गुस्से में देखकर तान्या थोड़ी सी सहम गई, फिर जल्दी ही वो मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, शिवांश तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर पूरी दुनिया को ये बात बताने में हर्ज ही क्या है? और वैसे भी जल्दी ही तुम शिवी से अलग होने वाले हो ना, और मैं भी जानती हूँ तुम्हारे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती है। और फिर मुझसे मेरी सारी दोस्त भी पूछने लगी थी कि क्या शिवांश ने तुम्हें छोड़ दिया है। बस उन्हें दिखाने के लिए ही मैंने ये पिक्चर्स अपलोड की थी कि हम दोनों अभी साथ में हैं। शिवांश ने उसे देखकर अपना सिर ना में हिलाया और मन ही मन कहा, ये लड़की वाकई में इतनी बेवकूफ़ है या फिर हद से कहीं ज़्यादा तेज। उसने उसे लगभग फटकारते हुए कहा, तुम जानती हो तुम्हारी इस बेवकूफ़ी भरी हरकत का मेरी फैमिली पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या जवाब दूंगा मैं अपने मॉम और डैड को? अब तक ये पिक्स उनके पास भी पहुंच गई होगी। और हमारी फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है। सारी मीडिया खुराना फैमिली के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, और ऐसा करके तुमने उन लोगों को मौका दे दिया है बातें बनाने का। और फिर शिवी को कैसा लगेगा ये सब देखकर? तानिया को शिवांश की पहले वाली कहानी बात का इतना बुरा नहीं लगा जितना उसे इस बात पर गुस्सा आया कि शिवांश शिवी के बारे में सोच रहा है। उसने हैरानी और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ कहा, शिवांश तुम कब से शिवी के बारे में सोचने लगे? अगर शिवी ने ये सब देखा भी होगा तो अच्छा ही है ना। उसे इस बात का पता तो चले कि वो तो चाले चलती है, उसका हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। हम दोनों का रिश्ता पहले की तरह ही मजबूत है। अब तान्या की बातें शिवांश के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, कौन सा रिश्ता तान्या? ये मत भूलो, तुम्हारे और मेरे बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, लेकिन शिवी और मेरे बीच के रिश्ते का एक नाम है। और तुम कह रही हो कि शिवी चाले चलती है? हाँ, पिछले 4 महीने से वो मेरे साथ रह रही है, और मुझे उसकी किसी भी हरकत से ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है, जबकि ये उसका हक था। शिवांश की बात सुनकर तान्या को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों से उसने शिवांश को शिवी के खिलाफ हमेशा भड़काया ही था, और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुई थी। फिर पिछले 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि शिवांश शिवी की इतनी तरफदारी कर रहा है? क्या उसके 10 सालों पर शिवी के 4 महीने भारी पड़ गए? शिवांश ने आगे कहा, और शिव खुद मुझे छोड़कर गई थी, मैंने उसे नहीं छोड़ा था। अगर वो चाले चलने वाली होती तो उसके पास पूरा मौका था मेरे एक बार कहने पर मेरे पास लौटने का, लेकिन वो नहीं आई, जबकि मैं ही उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आया था। अभी तानिया को पता नहीं था कि शिवी वापस शिवांश के साथ रहने खुराना मेंशन लौट आई है, इसलिए शिवांश की यह बात सुनकर तान्या एकदम से गुस्से से फटी पड़ी। व्हाट? तुम उसे वापस अपने साथ लेकर आए? फिर उसने शिवांश का कॉलर गुस्से से पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शिवांश? अच्छा ही था ना कि वह चली गई थी तुम्हारी लाइफ से, सीधा डिवोर्स देते और यह रिश्ता भी खत्म कर देते। फिर तुम उसे अपने साथ क्यों लेकर आए? बोलो, तानिया लगभग गुस्से से चीखते हुए बोली। शिवांश हैरानी से तानिया को देख रहा था। जहां तक वो अब तक तानिया को जानता था, वो उसके सामने बहुत ही मासूम और बहुत ही सीधा बनने की कोशिश करती थी, लेकिन आज उसे तानिया का एक अलग ही साइड नजर आ रहा है। तानिया की आंखों में शिवी के लिए सिर्फ एक नफरत नजर आ रही थी, जबकि शिवी की आंखों में आज तक शिवांश ने कभी भी तानिया के लिए नफरत नहीं देखी थी। तभी तानिया को रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रही है, इसीलिए उसने शिवांश का कॉलर छोड़ दिया और आंखों में आंसू लाते हुए कहा, शिवांश तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शिवी को नहीं, मुझे छोड़ना चाहते हो, इसीलिए तो तुम मेरे फ़ोन का जवाब ही नहीं देते हो, ना मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई। शिवांश पहले काफ़ी हैरानी हुई थी, उससे भी ज़्यादा हैरानी तो अब तानिया के अचानक बदलते हुए व्यवहार से हुई। वो मन ही मन बोला, क्या हो तुम तानिया? वो जो तुम मुझे अब नजर आ रही हो, या फिर वो जो पिछले 10 सालों से मेरे सामने बनने की कोशिश कर रही थी? शिवांश को उसकी बात पर कोई रिएक्ट करता ना देख तान्या जल्दी से उसके सीने से लग गई और उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, शिवांश प्लीज कुछ भी हो जाए, मुझे मत छोड़ना। 10 साल दिए हैं मैंने अपने इस रिश्ते को, टूट कर चाहा है मैंने तुम्हें, प्लीज शिवी की बातों में मत आओ। वो मेरी कोई खुशी नहीं देख सकती है, वो अच्छे से जानती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इसीलिए वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। पर इस बार भी शिवांश ने उसकी बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ तो ऐसा था जो उसे खटक रहा था। उसने झटके से तानिया को खुद से दूर किया और उसकी तरफ पीठ करते हुए कहा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मेरी फैमिली की रेपुटेशन पर आंच आए, और बाकी यह सारी फोटो मैं खुद ही रिमूव करवा दूंगा, कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। तानिया हक्की बक्की सी शिवांश को जाते हुए देखती रही, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि तानिया शिवांश के सीने से लगकर रोए और शिवांश ने उसे चुप करवाने की कोशिश ना की हो। आज तानिया ने अपने सारे पैतरे आजमा लिए थे पर सब बेकार गए। एपिसोड 74 कहानी अब तक।
शिवांश को उसकी बात पर कोई रिएक्ट करता ना देख तान्या जल्दी से उसके सीने से लग गई और उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, शिवांश प्लीज कुछ भी हो जाए मुझे मत छोड़ना। 10 साल दिए हैं मैंने अपने इस रिश्ते को, टूट कर चाहा है मैंने तुम्हें। प्लीज शिवी की बातों में मत आओ, वो मेरी कोई खुशी नहीं देख सकती है। वो अच्छे से जानती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इसीलिए वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। पर इस बार भी शिवांश ने उसकी बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ तो ऐसा था जो उसे खटक रहा था। उसने झटके से तान्या को खुद से दूर किया और उसकी तरफ पीठ करते हुए कहा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मेरी फैमिली की रेपुटेशन पर आंच आए, और बाकी यह सारी फोटो मैं खुद ही रिमूव करवा दूंगा, कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। तान्या हक्की बक्की सी शिवांश को जाते हुए देखती रही, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि तान्या शिवांश के सीने से लगकर रोए और शिवांश ने उसे चुप करवाने की कोशिश ना की हो। आज तान्या ने अपने सारे पैतरे आजमा लिए थे पर सब बेकार गए। अब आगे तान्या हमेशा अपने आंसुओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। आज उसे शिवांश उससे काफी दूर होता महसूस हो रहा था और यह बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अचानक ही उसका बिहेवियर चेंज होने लगा और वो किसी साइको की तरह बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता शिवांश, तुम मेरे हो, तुम ऐसे मुझसे दूर नहीं हो सकते, तुम उस शिवी के बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर शिवी ने तुम्हें मुझसे छीनने नहीं कोशिश की तो मैं उसे ही खत्म कर दूंगी। हाँ मैं उसे खत्म कर दूंगी, न वो रहेगी और न तुम मुझसे दूर जा पाओगे। कहते हुए तान्या पागलों की तरह हंसने लगी। तभी अचानक से ही उसके हाथ कांपने लगे और उसका चेहरा भी लाल होने लगा। उसने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखा और किसी तरह से बेड की साइड टेबल की ड्रॉवर को ओपन किया। उसमें से एक मेडिसिन निकालकर उसने जल्दी से उसे अपने मुंह में रख लिया। ऐसा करते ही वह धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगी। शिवांश नीचे आया तो मिस्टर माथुर उसका नीचे हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। शिवांश इस बार भी उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था कि मिस्टर माथुर ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, शिवांश रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर माथुर की आवाज सुनकर शिवांश के बढ़ते कदम रुक गए और उसने पलटकर मिस्टर माथुर की तरफ देखा तो मिस्टर माथुर ने थोड़ा गुस्से से कहा, आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरी बेटी तान्या के साथ ऐसा? तो शिवांश ने अपनी आंखें छोटी कर उन्हें देखते हुए पूछा, क्यों, मैंने उसके साथ ऐसा क्या किया है? मिस्टर माथुर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो शिवांश, मुझसे कुछ छिपा नहीं है, सब दिख रहा है मुझे। तान्या शायद ये बात नहीं जानती होगी, लेकिन मैं जानता कि तुम शिवी को वापस अपने घर ले आए हो। मिस्टर माथुर की बात सुनकर शिवांश ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में रखे और उनके सामने आकर खड़े होते हुए कहा, और फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बात का जवाब मैं आपको दूंगा मिस्टर माथुर? शिवांश के ऐसे एटीट्यूड से मिस्टर माथुर थोड़े से डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि शिवांश ने कभी भी उनसे इस तरह से बात नहीं की थी। हाँ, शिवांश नेचर से थोड़ा रुड था, लेकिन फिर भी वो काफी हद तक मिस्टर माथुर की रिस्पेक्ट करता था। मिस्टर माथुर ने कहा, देखो शिवांश, शिवी सिर्फ तान्या की सब्स्टिट्यूट बनकर तुम्हारे साथ रह रही थी। ये बात तुम भी जानते हो और तुम ये भी जानते हो कि तुमने शिवी से शादी क्यों की थी। शिवांश ने बिना किसी भाव के कहा, जानता हूँ मिस्टर माथुर, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले तान्या बिना किसी को कुछ बताए इंडिया से बाहर चली गई थी। यहाँ तक कि जिससे उसकी शादी हो रही थी या जिससे 10 साल से प्यार करने के दावे कर रही थी, उसे भी उसने इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। इसीलिए खुराना परिवार की इज्जत बचाने के लिए मुझे शिवी से शादी करनी पड़ी, क्योंकि ये ऑफर आप ही लेकर आए थे हमारे पास, याद है कि भूल गए? शिवांश की बात सुनकर मिस्टर माथुर थोड़े से सकपका गए और उन्होंने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि शिवांश सही तो कह रहा था, क्योंकि इस शादी से उनके बिजनेस को काफी फायदा होने वाला था और वो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी बेटी तान्या की वजह से उन्हें बिजनेस में किसी भी तरह का नुकसान हो। इसीलिए उन्होंने अपनी दूसरी बेटी शिवी से शादी करने की बात शिवांश के सामने रखी थी। शिवांश ने आगे कहा, आपको सिर्फ अपने बिजनेस से जुड़े प्रॉफिट से मतलब है, तो वो प्रॉफिट तो अभी भी आपको हो रहा है, चाहे मेरी शादी तान्या से हो या फिर शिवी से। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस बारे में कुछ बोलना चाहिए। और जहां तक बात रही मेरे कुछ करने या ना करने की, तो यह फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद लेता हूं, ना कि किसी के दबाव में आकर। कहकर शिवांश बिना मिस्टर माथुर को कुछ बोलने का मौका दिए वहां से चला गया। मिस्टर माथुर धम्म से सोफे पर बैठ गए, क्योंकि आज उसे शिवांश के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। और फिर ऊपर के फ्लो की तरफ देखते हुए बोले, तान्या, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मैं इतना बड़ा लॉस नहीं उठा सकता हूँ, और आज शिवांश के एटीट्यूड से ही साफ हो गया कि वह शिवी को कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब तुम्हें ही समझना होगा। दूसरा दिन, आंटी, ये 1 किलो टमाटर भी तोल देना, और ये टिंडे भी, और हाँ, भिंडी ताज़ा होनी चाहिए, पहले आपने ऐसे ही दे दी थी और हिसाब सही सही।
लगाना। रिया सब्जी मंडी में एक सब्जी वाली से भाव तोल कर रही थी। वो अक्सर ऑफिस से घर लौटते वक्त ग्रोसरी का सामान और फ्रेश वेजिटेबल की खरीदारी करती हुई जाती थी। उसने सब्जी वाले को पैसे दिए और हाथों से सब्जी से भरा थैला पकड़े हुए सड़क पार करने लगी, क्योंकि उसकी गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ पार्क थी। अभी वो आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने झटके से ब्रेक लगाया। हालांकि गाड़ी ने सही वक्त पर ब्रेक लगा दी, लेकिन ऐसे अचानक एक गाड़ी के सामने आ जाने से रिया संभल नहीं पाए और उसके हाथ से सब्जी वाला बैग छूट गया और सारी सब्जियां सड़क पर ही गिर गई। रिया जब थोड़ा संभली तो उसकी नज़र सड़क पर गिरे हुए टिंडे, भिंडी और टमाटर पर गई, जिन्हें देखकर रिया का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। रिया ने गुस्से से उस गाड़ी की तरफ देखा जिसका गेट खुला और एक शख्स गाड़ी से बाहर आया जो गुस्से से रिया को ही घूर रहा था। उस शख्स को देखकर रिया का पारा एकदम से हाई हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और उस शख्स के सामने जाकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें गाड़ी चलाने का लाइसेंस किसने दिया? रिया के सामने खड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं विराज सिंघानिया था, जो रिया को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। रिया के ऐसे चिल्लाने पर कहा, आवाज नीचे, वरना हमेशा के लिए इस आवाज को बंद कर दूंगा। रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी आवाज तो बाद में बंद करना, पर पहले मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, बोलो। विराज ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, क्यों, तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम कहीं से टूट फूट गई हो। रिया ने सड़क पर फैली हुई अपनी सब्जियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं उस नुकसान की बात कर रही हूँ जो तुमने अभी किया है। चुपचाप मेरे नुकसान की भरपाई करो और यहाँ से चलते बनो। विराज ने भी एक एटीट्यूड से जवाब दिया, नुकसान की भरपाई तो मैं तब करता जब तुम मेरी गाड़ी के आगे आ जाती, और आई स्वेयर बड़ा मजा आता जब तुम्हारे ऊपर से मैं गाड़ी निकाल ले जाता। विराज की बात सुनकर रिया ने उसे बुरी तरह से घूरा। उसका तो मन कर रहा था उसके सामने खड़े इस शख्स का वो गला ही दबा दे, फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, फिलहाल तो तुम्हारा ये ख्वाब एक ख्वाब ही रहने वाला है। अब चुपचाप मेरे हाथ पर 520 रुपये रखो और निकलो यहाँ से। विराज ने पहले तो उसके बड़े हुए हाथ की तरफ देखा और फिर कहा, 520 रुपये? तो रिया ने कहा, हाँ, पता है मेरे टिंडे, टमाटर और भिंडी कितने महंगे आए थे। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। कभी मेहनत से पैसे कमाए हो तो पता भी चले, बाप दादाओं की जायदाद मिल जाती है तो किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। विराज ने उसकी इस तरफ ऐसे देखा जैसे वो दुनिया के सबसे अजीब प्राणी को देख रहा हो। उसे मन ही मन कहा, लगता है ये लड़की पूरी पागल है। उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ पर थमाए और कहा, अब मिल गए ना तुम्हारे पैसे, वैसे भी तुम्हारी औकात से ज्यादा ही दिए हैं मैंने, अब हटो यहाँ से, ऐसे मेरा टाइम वेस्ट मत करो, वैसे भी मेरे पास फालतू वक्त नहीं है तुम जैसे लोगों पर वेस्ट करने के लिए। रिया ने हैरानी से अपने हाथ पर रखे हुए उस नोटों के बंडल को देखा और फिर विराज की तरफ, जो अभी गाड़ी में बैठने ही वाला था। रिया ने उसका कॉलर पकड़कर उसे अपने सामने किया और कहा, ये नोटों का जोर किसे दिखा रहे हो? मैंने कहा मुझे 520 रुपये चाहिए, ये तुम्हारा खजाना नहीं, इसे रखो चुपचाप, 520 रुपये दो। रिया के ऐसे कॉलर पकड़ने पर विराज को बहुत गुस्सा आया। उसने पहले अपनी जलती आंखों से रिया को देखा और फिर रिया के हाथ से झटके से उसने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, अपनी हद में रहो लड़की, आज तो ये हरकत कर दी, दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। रिया ने उसकी धमकी को इग्नोर किया और फिर एक स्माइल के साथ कहा, चुपचाप मेरे पैसे दे रहे हो या अभी यहाँ भीड़ इकट्ठी करके इन सब से पिटवाऊं, और वैसे भी मैं इन सब में बहुत माहिर हूँ, समझे। विराज ने पहले अपने आसपास लोगों को देखा। वाकई में वहां पर काफी सारे लोग थे और विराज को कहीं जाने की जल्दी थी, इसलिए वो इन सब में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। उसने फिर 2000 का नोट रिया के हाथ पर रखते हुए कहा, अब तो हो गई ना तुम्हारे नुकसान की भरपाई, वैसे भी मेरे पास चेंज नहीं है। तो रिया ने कहा, मैं किसी का 10 रुपये भी फालतू नहीं रखती हूँ, रुको मैं खुले पैसे देती हूँ। कहकर रिया अपने पर्स में से खुले पैसे ढूंढने लगी। अब रिया की इस हरकत पर विराज बहुत इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे जल्दी में कहीं जाना था और यहाँ रिया उसका टाइम वेस्ट करने पर तुली हुई थी। रिया ने उसके हाथ पर कुछ नोट और कुछ सिक्के रखते हुए कहा, अब हुआ ना हिसाब बराबर, और आइंदा से गाड़ी देखकर चलाना, वरना गाड़ी के साथ तुम्हारी भी हालत खराब कर दूंगी। कहकर रिया ने उसे एक एटीट्यूड भरा लुक दिया और वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। विराज ने अपने हाथ में पकड़े हुए रुपए की तरफ देखा और फिर रिया की तरफ, जो अब तक अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। विराज ने उन पैसों को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद किया और कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे टकरा रही हो। फिर वो गुस्से में ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। सुबह का वक्त, हीर को नींद में ही अपनी थाई पर एक गुदगुदी का एहसास हुआ। उसने कसम साकर अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसे अपनी नजरों के सामने अंश का हैंडसम सा फेस नजर आया।
जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। कुछ देर तक तो हीर अंश को देखती ही रह गई। वो मन ही मन बोली, अगर इनकी हरकतें किसी डेविल की तरह ना हो तो ये बिल्कुल एक सपनों ले राजकुमार की तरह है। तभी उसे महसूस हुआ कि अंश का हाथ उसकी थाई को सहला रहा है, और ये महसूस कर हीर की आंखें बड़ी हो गई। वो हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी तो अंश ने उसे पकड़कर वापस अपने करीब लूट लिया और इस कमर को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड हूं तो तुम्हें कहीं भी छू सकता हूं। हीर को काफी शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपना छोटा सा चेहरा अंश के सीने में छिपा लिया। अंश को हीर की यह हरकत बड़ी ही क्यूट लगती थी, जब वो अंश से बचने के लिए अंश के ही सीने में अपना सिर छिपा लेती थी। अंश ने हीर की नेक में अपना चेहरा घुसाते हुए कहा, कभी ना कभी तो तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी ना बीवी। हीर ने धीरे से कहा, अंश जाने दीजिए ना। अंश ने हीर को पलटकर अपने ऊपर करते हुए कहा, पर अभी मेरा मन नहीं है तुमसे दूर होने का, इसीलिए अभी मेरे करीब रहो। कहकर उसने हीर का सिर अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। अंश ने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी हुई थी, और हीर ने इस वक्त अंश की ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जो अंश ने ही उसे पहनाई थी। हीर को याद आ रहा था कि कल अंश ने कैसे उसे पूरी रात परेशान किया था। कल रात उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए उसकी आंखों में अभी भी नींद की खुमारी थी। अंश के ऐसे सिर सहलाने की वजह से हीर की पलकें दोबारा बोझिल हो गई थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी ही वो दोबारा नींद के आगोश में चली गई। अंश ने जब अपने न्यूड सीने पर हीर की गहरी गर्म सांसों को महसूस किया तो उसने अपना सिर उठाकर हीर के चेहरे की तरफ देखा, जो सोते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। अंश ने कसकर हीर को अपनी बाहों में भर लिया और स्माइल करते हुए उसके बालों को चूम लिया। वो जानता था कि हीर की नींद कल रात पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए उसने भी हीर को नींद से जगाना सही नहीं समझा और आहिस्ता से उसे बेड पर अच्छी तरह लेटा दिया। हीर के खुली बलों ने उसकी मासूम से चेहरे को ढक दिया था। अंश ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड में किया और एक तक उसके चेहरे को देखते हुए कहा, मेरा वो मासूम ख्वाब हो तुम हीर, जिसे मैं पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ, जिसे मैं जीना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी सी लड़की मेरा ऑब्सेशन बन जाएगी, पर हाँ, तुम मेरा जुनून है। एपिसोड 75, राजवीर जी का विराज की तरफदारी करना। हीर गाड़ी में बैठी हुई विंडो से बाहर देख रही थी, वहीं अंश गाड़ी ड्राइव करते हुए सामने की तरफ देख रहा था। लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र रह रहकर हीर के चेहरे पर जा रही थी, क्योंकि हीर के चेहरे पर आज एक प्यारी सी मुस्कान सजी हुई थी। उसका चेहरा भी खुशी से खिला हुआ था। जब से हीर को पता चला था कि वो लोग वापस खुराना मैंशन जाकर रहने वाले हैं, तब से हीर की एक्साइटमेंट देखते ही बन रही थी। हीर को इतना खुश देखकर कहीं ना कहीं अंश के दिल को भी सुकून मिल रहा था, वरना हीर उसके सामने ज्यादातर डरी सहमी हुई सी रहती थी। दरअसल अंश को कुछ दिनों के लिए एब्रॉड जाना था और वो हीर को विला में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने हीर के साथ वापस खुराना मैंशन जाने का ही फैसला किया। और हीर इस वजह से खुश थी कि वहां पर वो सिम्मी और शिवी के साथ रह पाएगी। और जब से हीर को पता चला था कि शिवी भी वापस खुराना मैंशन आ गई है, तो उसका बड़ा दिल हो रहा था कि वो शिवी से जाकर मिले। कुछ देर बाद अंश की गाड़ी खुराना मैंशन के सामने खड़ी थी। गार्ड ने आकर जल्दी से अंश की साइड का डोर ओपन किया तो अंश गाड़ी से बाहर आ गया। गार्ड जब हीर के साइड का डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ा, अंश ने उसे इशारा करके रोक दिया और खुद जाकर हीर की साइड का डोर ओपन किया और हीर का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। हीर आंखों में चमक लिए खुराना मैंशन को देख रही थी। तभी अंश ने उसके कानों के करीब आकर कहा, यहाँ आकर भूल मत जाना कि तुम्हार फर्स्ट प्रायोरिटी में हूँ, क्योंकि अगर मुझे जरा भी लगा कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो तो मैं तुम्हें वापस खुराना मैंशन ले जाऊंगा। हीर ने अंश की तरफ देखा और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया, फिर पूछा, अच्छा अब मैं अंदर जाऊं? तो अंश ने कहा, हम अंदर ही जा रहे हैं, चलो। कहकर अंश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गया। अंदर ही स्वर्णा जी के साथ सिम्मी, राजवीर जी और शिवी उसी के आने का वेट कर रहे थे। हीर को आते देखकर सिम्मी और शिवी भागकर हीर के गले ही लग गई। हीर ने भी उन दोनों को हक किया तो सिम्मी ने कहा, अब मेरी दोनों दोस्त मेरे साथ हैं, अब मुझे मजा आने वाला है। फिर अंश की तरफ देखते हुए, और अब की बार अगर अंश भाई मेरी दोस्त को यहाँ से ले जाने की बात करेंगे ना, तो मैं अंश भाई से झगड़ा भी करूंगी और उनसे बात करना भी बंद कर दूंगी। अंश ने एक नज़र सिमी की तरफ देखा और जाकर सोफे पर बैठ गया। फिर हीर स्वर्णा जी के पास आए और उनके गले लग गई। स्वर्णा जी ने प्यार से हीर का माथा चूम लिया और कहा, हम सब कब से इंतजार कर रहे थे कि कब तुम लौटकर वापस यहाँ आओगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा अब तुम यहाँ हमारे साथ ही रहोगी। तो हीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मेरा भी बड़ा मन था यहाँ आने का, पर यह मुझे यहाँ लेकर ही नहीं आ रहे थे। तभी राजवीर जी जो वहीं पर खड़े हुए थे,
उन्होंने कहा, वो तो मैं यहाँ नहीं था ना हीर, तभी इसने अपनी मनमानी की, लेकिन अब की बार मुझे पता चला ना कि इसने मेरी बहू पर अपनी मनमानी की है तो मैं इसे ही घर से बाहर निकाल दूंगा। अपने डैड की बात सुनकर अंश ने अपनी आई रोल करते हुए मन ही मन कहा, बस हो गए शुरू, टोंट मारने का एक मौका नहीं छोड़ते मेरे डैड। फिर उसने अपना सिर झटका और वापस अपना फोन देखने लगा है। हीर ने आगे बढ़कर राजवीर जी के पैर छू लिए तो राजवीर जी ने हीर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारा इस घर में एक बार फिर से स्वागत है बेटा। राजवीर जी ने अंश की तरफ देखा और कहा, अंश मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कहकर वो स्टडी रूम की तरफ चले गए। अंश ने भी एक नज़र हीर की तरफ देखा और उठकर अपने डैड के पीछे स्टडी रूम चला गया। सिम्मी और शिवी ने हीर का हाथ पकड़ा और कहा, तुम हमारे साथ चलो, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। हीर ने स्वर्णा जी ने पलकें झपकाकर उसे जाने का इशारा किया तो हीर उन दोनों के साथ ही वहां से चली गई। अभी वो लोग सिमी के रूम की तरफ जा ही रहे थे कि सामने से ही शिवांश जो उसी तरफ आ रहा था हीर को देखकर रुक गया। शिवांश की नज़र शिवी पर गई तो शिवी ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। शिवी को उससे इतना शर्माता हुआ देख शिवांश के होंठों पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। तभी हीर ने सिमी और शिवी की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों जाओ, मुझे भाई से कुछ बात करनी है। तो सिमी ने कहा, अच्छा जल्दी आना, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कहकर दोनों ही वहां से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद हीर ने कहा, भाई क्या आपने ही इन्हें कहा था मुझे यहाँ खुराना मेंशन लाने के लिए, क्योंकि मैंने तो इनसे कई बार कहा, इन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हीर, मैंने अंश से कुछ भी नहीं कहा, अंश खुद तुम्हें यहाँ लेकर आया है। अच्छा वैसे उसने तुम्हारे साथ फिर से बुरा बिहेव तो नहीं किया था ना, मतलब तुम पर गुस्सा तो नहीं किया ना। हीर ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, नहीं भाई, बल्कि कल तो इन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार। कहते कहते हीर रुक गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो फ्लो में क्या कह रही थी। हीर ने शर्मा कर अपना सिर नीचे झुका लिया। वहीं हीर की यह हरकत शिवांश को बड़ी क्यूट लग रही थी, इसीलिए वो हंसते हुए बोला, हीर, अंश इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, हाँ उसका गुस्सा थोड़ा खराब है। फिर शिवांश ने हीर को समझाते हुए कहा, देखो हीर, एक बार तुम अंश का दिल जीतने की कोशिश करो और उसे समझने की कोशिश करो। उसके तरीके कभी कभी समझ से बाहर होते हैं, लेकिन अगर एक बार तुम उसका दिल जीत लोगी ना और उसे समझने लगोगी तब तुम्हें अंश से डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। हीर ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, मुझे उनसे कभी प्यार नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी की है और आज तक मुझे कभी सॉरी भी नहीं बोला। जब हम कभी गलती करते हैं तो उसके लिए सॉरी भी बोलते हैं ना, पर ये कभी बोलते ही नहीं। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ, सिम्मी और शिवी मेरा इंतजार कर रही होगी, कहकर हीर वहां से आगे बढ़ गई। शिवांश ने उसे जाते हुए देखा और फिर हंसते हुए अपना सेना में हिलाया। तभी उसके जहन में हीर की हुई बात गूंजने लगी, जो गलती करते हैं उन्हें सॉरी भी बोलना चाहिए। फिर शिवांश ने मन ही मन कहा, पर मैंने भी तो आज तक कभी शिवी को सॉरी नहीं कहा, मैंने उसका कितना दिल दुखाया है। शिवी कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे तकलीफ नहीं होती। फिर कुछ सोचकर शिवांश आगे बढ़ गया। स्टडी रूम में, अंश, तुमने विराज की कंपनी के 4 प्रोजेक्ट क्यों उससे क्यों छीने हैं, बोलो, राजवीर जी ने कहा। अंश, जो स्टडी रूम की बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़ा हुआ था, उसने पलटकर अपने डैड की तरफ देखा जो सोफे पर ही बैठे हुए उसे गुस्से से घूर रहे थे। अंश ने अपने डैड से कहा, आपको ये तो पता है कि मैंने उसकी कंपनी के 4 प्रोजेक्ट छीन लिए हैं, पर आपको यह नहीं पता कि वो हमारी कंपनी के साथ क्या करना चाहता था। हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को उसने हथियाना चाहा, वो भी गलत तरीके से। राजवीर जी सोफे से खड़े हुए और अंश के सामने आकर अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोले, सब जानता हूँ मैं, मुझसे कुछ छुपा नहीं है अंश, उसने हीर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। अंश को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि उसके डैड इस बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा गुस्से से कहा, डैड, आप ये बात जानते हैं कि उसने हीर का इस्तेमाल किया था मुझे हराने के लिए, और फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे उसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजवीर जी बोले, पहले ही तुम दोनों के बीच में एक ऐसी खाई बन चुकी है जिसे पार करना दोनों के लिए ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा करके तुम उस खाई को और भी गहरी कर रहे हो अंश, और तुम जानते हो ना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, फिर भी तुमने ऐसा किया। राजवीर जी की बात पर अंश कुछ देर के लिए चुप रहा और वापस ग्लास वॉल से बाहर देखते हुए कहा, अगर बात यहाँ सिर्फ मेरी होती डैड तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, पर मेरे मना करने के बावजूद वो हीर इन सब के बीच में लेकर आया, यहाँ तक कि वो हीर को। कहते कहते अंश रुक गया, पर राजवीर जी उसकी अधूरी बात को समझ चुके थे। वो अंश के बगल में जाकर खड़े हुए और ग्लास वॉल से बाहर देखते हुए ही बोले, माना वो तुम्हें अपना जानी दुश्मन समझता है अंश, लेकिन वो हीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ।
राजवीर जी की बात पर अंश ने अब कोई जवाब नहीं दिया और मन ही मन कहा, डैड, आप जिस विराज सिंघानिया को जानते हो, वो विराज अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा है। वो मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और इस मामले में मैं हीर को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। तभी शिवांश ने अंदर आते हुए कहा, डैड, जैसा कि आपने कहा था उन चारों प्रोजेक्ट में हमने विराज को पार्टनरशिप में काम करने का ऑफर दे दिया है। अब वो इस ऑफर को मानता है या नहीं ये उसकी मर्जी है। अंश ने हैरानी से शिवांश की तरफ देखा और कहा, यह क्या कह रहे हो तुम शिवांश, ऐसे कैसे तुम इस पार्टनरशिप के लिए तैयार हो सकते हो? तो शिवांश ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा, ये डैड का ऑर्डर था और तुम जानते हो ना कि मैं डैड के ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकता। इससे पहले कि अंश राजवीर जी से कुछ पूछता, राजवीर जी ने तिरछी नजरों से अंश की तरफ देखा और कहा, और तुम्हें भी मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा अंश। अब इन चारों प्रोजेक्ट पर विराज पार्टनर के तौर पर खुराना अंपायर के साथ काम करेगा। अंश को राजवीर जी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने इस बात का मखौल उड़ाते हुए कहा, काम तो वो हमारे साथ तब करेगा ना जब वो इस ऑफर को मानेगा, और आप भी जानते हैं वो मर जाएगा पर इस ऑफर को कभी नहीं मानेगा। कहकर अंश गुस्से से स्टडी रूम से बाहर निकल गया। राजवीर जी ने उसे जाते हुए देखा और फिर मन ही मन कहा जाता है कि जो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व ना हो उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर बढ़ते वक्त के साथ तुम दोनों के बीच की ये दूरियां भी बढ़ती ही जा रही है अंश, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह सही हो और दोनों ही अपनी जगह गलत। शिवांश ने अंश को इतना गुस्से से बाहर जाते हुए देखा तो उसने एक नज़र राजवीर जी की तरफ देखा और फिर वो भी स्टडी रूम से बाहर निकल गया। अंश गुस्से से मेंशन से बाहर आ गया और जैसे ही अपनी गाड़ी का डोर ओपन कर अंदर बैठने वाला था, शिवांश जल्दी से दूसरी तरफ जाकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। अंश ने उसे एक नज़र देखा और कहा, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रहे हो शिवांश? तो शिवांश ने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, जहाँ तुम जा रहे हो वही। अंश ने गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील्स पर मारते हुए कहा, ये डैड हर बार क्यों मेरा दिमाग खराब करते हैं, इसी वजह से मैं इस मेंशन में नहीं आना चाहता था। शिवांश ने एक स्माइल के साथ कहा, हाँ मुझे पता है तुम इस मेंशन में नहीं आना चाहते, लेकिन तुम्हें आना पड़ा हीर के लिए, है ना, उसकी खुशी के लिए। सही कह रहा हूँ ना मैं अंश? कहते हुए शिवांश अंश की तरफ गौर से देखने लगा। तभी अंश ने शिवांश की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए एब्रॉड जा रहा हूँ, इसीलिए मैं हीर को विला में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। बाकी ऐसा वैसा कुछ नहीं है शिवांश, और अपने दिमाग में फालतू ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। शिवांश ने अपनी भौं चढ़ाते हुए कहा, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, खुद को या फिर मुझे? तुम भी जानते हो कि विला की प्रोटेक्शन कितनी हाई रहती है, कि वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो हीर तो वहाँ भी सिक्योर थी। तो फिर तुम हीर को वापस यहाँ क्यों लेकर आए, बोलो, जवाब दो। शिवांश की बात का अंश के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी नज़र फेर ली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिवांश ने मन ही मन कहा, जिस बात को तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो पर तुम्हारा दिल एक्सेप्ट कर रहा है अंश, और जल्दी यह बात तुम खुद भी एक्सेप्ट करोगे कि धीरे धीरे ही सही तुम्हें हीर से प्यार हो रहा है। तुम्हें उसकी फिक्र है, तुम्हें उसकी खुशियों से फर्क पड़ता है, और तुम्हें उसके आंसुओं से भी फर्क पड़ता है। कभी तो तुम्हारा पत्थर दिल इस प्यार के एहसास से पिघलेगा अंश, और मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। वहीं अंश के जहन में शिवांश की बातें एक एक कर गूंज रही थी और उसकी जहन में हीर का खुशी से खिला हुआ चेहरा बार बार नजर आ रहा था, जिसे याद कर खुद ब खुद अंश के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। शाम का वक्त, हीर शिवी के रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। शिवी कबर्ड में अपने कपड़े अरेंज कर रही थी। शिवी ने कबर्ड बंद करते हुए हीर से कहा, हीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हीर जो अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, उसने अपना फोन बंद कर साइड में रखा और शिवी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बोलो ना, क्या बात करनी थी? तो शिवी आकर हीर के बगल में ही बैठ गई और फिर कुछ सोचकर बोली, देखो हीर, हम सब जानते हैं तुम्हारी शादी अंश के साथ किस हालात में हुई है, लेकिन ये भी सच है कि अब तुम अंश जी की पत्नी हो। देखो मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एपिसोड 76। कहानी अब तक। शाम का वक्त, हीर शिवी के रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। शिवी कबर्ड में अपने कपड़े अरेंज कर रही थी। शिवी ने कबर्ड बंद करते हुए हीर से कहा, हीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हीर जो अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, उसने अपना फोन बंद कर साइड में रखा और शिवी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बोलो ना, क्या बात करनी थी? तो शिवी आकर हीर के बगल में ही बैठ गई और फिर कुछ सोचकर बोली, देखो हीर, हम सब जानते हैं तुम्हारी शादी अंश के साथ किस हालात में हुई है, लेकिन ये भी सच है कि अब तुम अंश जी की पत्नी हो। देखो मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अब आगे। हीर ध्यान से शिवी की बात सुन रही थी। शिवी ने आगे कहा, देखो हीर, अब तुम मानो या ना मानो पर रिश्ता तो है ना, और बेहतर होगा कि तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करो और इस रिश्ते को एक मौका दो।
शिवी की बात सुनकर हीर ने कुछ सोचकर कहा, पर शिवी तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, पर मैं इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाऊं, जबकि मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। मुझे कभी कभी तो इसका समझ ही नहीं आता है कि आखिर यह चाहते क्या है। शिवी ने हंसते हुए कहा, तुम समझने की कोशिश तो करो हीर, फिर धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अंश जी उतने भी बुरे नहीं है जितना तुम उन्हें समझती हो। हीर ने कहा, क्या बात है, आज जैसे देखो सभी अंश की तरफदारी ही किए जा रहे हैं। तो शिवी ने पूछा, और कितने तरफदारी की हीर? हीर बोली, शिवांश भाई ने, वह भी मुझसे यही कह रहे थे कि मुझे अंश का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। हीर की बात सुनकर शिवी की फेस पर स्माइल आ गई, जो हीर से छिपी ना रह सकी। हीर ने शिवी से पूछा, शिवी मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था, क्या शिवांश भाई के साथ तुम्हारा रिलेशन सही हो गया? शिवी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ काफी हद तक, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है। हीर ने पूछा, डाउट किस बात का? तो शिवी ने कहा, पता नहीं क्यों, अभी तक इन्होंने मेरे सामने इस बात को पूरी तरह से कन्विंस नहीं किया है कि ये मुझसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे ये जरूर कहा है कि ये पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो इन्होंने तानिया दी से अपने रिश्ते खत्म होने की बात भी तो नहीं की ना। हीर ने शिवी का हाथ पकड़ा और कहा, जब भाई ने ये कहा है कि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं तो फिर तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ये तो खुशी की बात है ना शिवी, और उन्होंने अपना प्यार कन्विंस नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि तुमसे प्यार नहीं है। और देख लेना एक दिन भाई तुम्हारे सामने अपना प्यार भी कबूल करेंगे, ऐसा मेरा दिल कहता है। हीर की बात सुनकर शिवी मन ही मन बोली, ये सब इतना आसान नहीं है हीर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तानिया दी के साथ इनका रिश्ता कैसा रहा है, और तानिया दी इतनी आसानी से शिवांश को मेरा नहीं होने देंगी, क्योंकि उनका असली चेहरा मैं जानती हूँ और कोई नहीं। हीर ने शिवी को जब अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखा तो उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, शिवी कहाँ खो गई? शिवी अपने ख्यालों से बाहर आए और उसने हीर की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं हीर। अच्छा अब तुम अंश जी से डरना भी बंद करो, अब सारी जिंदगी क्या उनसे ऐसे ही डर डर कर रहोगी क्या? हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं डरती इनसे, वो तो बस कभी कभी जब ये शैतान के अवतार में आ जाते हैं ना तब थोड़ा सा डर लगता है। शिवी ने हंसते हुए कहा, ये तो सही कहा, क्योंकि इस मामले में दोनों भाई एक जैसे हैं। कुछ देर बाद हीर शिवी के रूम से बाहर आए, उसके दिमाग में अभी भी शिवांश और शिवी बातें ही गूंज रही थी। वो अपने ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी कि सामने से आ रहे शख्स की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वही सामने से आ रहे अंश का ध्यान भी अपने फोन की तरफ था। वो एक हाथ पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ में पकड़े हुए अपने फोन को देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक ही हीर का सिर अंश के मजबूत सीने से टकरा गया, जिस वजह से हीर खुद को संभाल नहीं पाए, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती अंश की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। हीर ने अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा हुआ था जिससे वो अपने सिर को सहला रही थी, लेकिन गिरने के डर से उसने अंश के कोट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और वो हैरानी से अंश को देख रही थी। अंश का एक हाथ शिवी के सिर के नीचे था तो दूसरा उसकी कमर पर। वही शिवी कुछ पल के लिए तो अंश की आंखों में देखते ही रह गई। तभी अंश की आवाज हीर के कानों में आई, क्या बात है वाइफी, आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही इंटेंस नजरों से देखा जा रहा है, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया है मुझ पर? अंश की बात सुनकर हीर एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं वो, मैं तो बस ऐसे ही। इससे आगे हीर कुछ बोल ही नहीं पाए और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। अंश ने उसे सीधा खड़ा किया, फिर अपने हाथ बांधते हुए बोला, मुझसे क्या छुपा रही हो हीर? अंश की बात पर हीर ने चौंकते हुए अंश की तरफ देखा। उसे लगा कि अंश उस पर पहले की तरह ही शक कर रहा है, इसलिए उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, नहीं सच्ची में, इस बार आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, यकीन कीजिए, मेरा कसम खाकर कहती हूँ। हीर ने बड़ी मासूमियत से अपने गले पर पिंच करते हुए कहा। हीर की ऐसी हड़बड़ाहट देखकर अंश को मन ही मन हंसी भी आ रही थी। फिर उसने हीर की कमर पकड़ उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूँ हीर, और तुम्हारे दिल में उमड़ रहे जज्बातों की। हीर कंफ्यूजन से बोली, मेरे दिल के जज्बात? अंश ने पहले हीर को सीधा खड़ा किया और फिर स्माइल करते हुए कहा, हाँ वही जो कुछ देर पहले मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आए, मैं उन्हीं जज्बातों की बात कर रहा हूँ। हीर को अभी भी अंश की बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने बड़े ही भोलेपन से कहा, मुझे नहीं आती ऐसी बातें समझ, आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? अंश ने झटके से हीर को अपनी गोद में उठा लिया। गिरने की डर से हीर ने भी अंश के गले में अपनी बाहें डाली और कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अंश ने अपने कदम वापस अपने रूम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हमारे रूम में मेरी जान, वैसे भी मैं कल 4 दिनों के लिए एब्रॉड जा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ 4 दिनों की कसर मैं आज ही पूरी कर दूँ। अब तक अंश अपने रूम में पहुंच चुका था
उसने अपने एक पैर से रूम का डोर बंद किया और बैग की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ आने के बाद तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुम मुझे मिली ही नहीं। कहते हुए अंश ने हीर को बेड पर बिठा दिया। हीर एक बार फिर बेड से खड़ी हुई और कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे अभी काम है, मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। अंश ने वापस हीर को कंधे से पकड़ उसे नीचे बेड पर बिठाया और कहा, तुमने क्या मेरी बात ना माने की कसम खाई हुई है कि जो भी मैं कहता हूँ तुम हमेशा उसका उल्टा क्यों करती हो? हीर दोबारा खड़ी होते हुए बोली, पर मुझे माँ ने बुलाया था ना अपने रूम में, आप समझ ही नहीं रहे हैं। अंश ने दोबारा हीर का कंधा पकड़ उसे बेड पर बैठाया और अपना एक पैर बेड पर रखते हुए उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर दोबारा तुमने यहाँ से उठने की कोशिश की ना हीर, आई स्वेयर एब्रॉड जाना कैंसिल कर दूंगा, फिर 4 दिनों तक तुम्हें बेड से नीचे नहीं उतरने भी नहीं दूंगा, समझी? अंश की धमकी सुनकर हीर का चेहरा छोटा सा हो गया। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, बस यही तो आप में कमी है ना? सब कहते हैं आप इतने भी बुरे नहीं हैं, पर कोई मुझसे पूछे आप कितने ज्यादा बुरे हैं, धमकियों के बिना तो बात ही नहीं कर सकते और गुस्सा करने का तो बहाना ढूंढते रहते हैं। अंश अपनी आंखें छोटी कर अपनी बीवी को देख रहा था, जो उसके सामने उसी की बुराइयां किए जा रही थी। जहां लोगों की अंश के सामने बोलती बंद हो जाती थी, हीर कभी कभी उसके सामने उसकी ही बुराइयां करके उसे जैसे चैलेंज करती थी। अंश ने अपनी एक उंगली से हीर चिन्ह को ऊपर करते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया और हीर की नीली बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बुराइयां करनी है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर करो। और क्या कहा तुमने कि सब कहते हैं कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, तुम मुझे बुरा मानो या अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो हीर के चेहरे की तरफ झुकते हुए अभी भी हीर की नीली आंखों में ही देख रहा था, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। इन आंखों में देखकर अंश जैसे पूरी तरह से इनमें डूब जाना चाहता था। अंश की बात सुनकर हीर मन ही मन बोली, कभी कभी तो लगता है ये जानबूझकर मेरे सामने और भी ज्यादा बुरा बनने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं इनसे हमेशा डर कर रहूं, पर मैं भी इनकी बीवी हूं ना, तो मेरे भी तो कुछ अधिकार है कि नहीं? नहीं, तुझे अपना अधिकार इनसे लेना ही होगा। हमेशा ये हर वक्त मुझ पर ऐसे अपनी धौंस नहीं जमा सकते। ऐसा ही कुछ सोचकर हीर ने अपने अंदर की हिम्मत को जुटाया और अंश का हाथ अपनी चिन से हटाकर उसके सामने खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अब आप अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी है पर मेरे पति हैं, और आप ये बात मत भूलिए कि मैं भी आपकी बीवी हूँ, इसलिए हर वक्त मेरे ऊपर ऐसे ऑर्डर झाड़ना बंद कीजिए। कहते हुए हीर अपना एक एक कदम अंश की तरफ बढ़ा रही थी। अंश तो हीर के इस रूप को देखकर हैरान ही रह गया। उसने नहीं सोचा था कि हीर उसे इस तरह से भी जवाब देगी। हीर के कदम अपनी तरफ आते हुए देख अंश को पता ही नहीं चला कि कब उसके कदम पीछे की तरफ जाने लगे। वही हीर अंश को घूरते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं आपसे कुछ कहती नहीं हूँ, मैं आपसे छोटी हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आपका जो मन आएगा मेरे साथ करेंगे या जो मन आएगा आप मुझे बोलेंगे। मैं छोटी हूँ पर मैं कमजोर नहीं हूँ, समझे? और मैं भी अब आपको लाइन पर लाकर रहूंगी। आखिर बहुत मनमानी कर लिया आपने अपनी। अंश अब काफी हद तक पीछे चला गया था और सीधा दीवार से ही लग गया। वहीं हीर ने भी अपने कदम आगे बढ़ाने बंद नहीं किए। अंश ने मन ही मन कहा, ये भीगी बिल्ली अचानक से शेरनी कैसे बन गई और इसे पता नहीं है कि यह किससे क्या बात कर रही है। फिर उसे खुद पर भी हैरानी होने लगी, पर मुझे क्या हो गया है, मैं अपने कदम पीछे क्यों लेने लगा? हीर अभी काफी कुछ बोल ही रही थी कि तभी अंश एकदम से उसके सामने तनकर खड़ा हुआ और अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, अच्छा तो क्या करोगी तुम बीवी, मैं भी तो देखूं जरा। अंश के ऐसा बोलने पर हीर, जो अभी इतनी हिम्मत दिखा रही थी, अचानक से ही उसकी हिम्मत की हवा निकल गई। उसने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया और अटकते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी। कहकर हीर जैसे ही वॉशरूम की तरफ भागने लगी, अंश ने फुर्ती से उसकी कमर पकड़ उसे उठा लिया। हीर अब हवा में ही अपने पैर चला रही थी। अंश उसे ऐसे ही लेकर सोफे पर बैठ गया। हीर की बैक अंश के सीने से लगी हुई थी और वो अभी भी अंश का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर अंश ने उसे अपने और करीब कर लिया और उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाते हुए कहा, हाँ अब बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या कहा था तुमने कि तुम बीवी हो, तुम्हें बीवी वाला अधिकार चाहिए, है न? वही हीर को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। मर गई हीर, तुझे हो क्या गया था अचानक, तुझे इतना गुस्सा क्यों? तभी कुछ सोचते ही हीर की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने अपना सर झुकाकर अपनी टमी की तरफ देखा और कुछ महसूस होते ही उसकी शक्ल भी रोने जैसी हो गई। हीर, तेरे यह मूड स्विंग्स ऐसे ही नहीं थे, पर अब क्या होगा? हीर मन ही मन बोली। वही जब हीर ने कुछ जवाब नहीं दिया तो अंश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और कस ली, जिस वजह से हीर के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अंश को लगा कि हीर उससे छूटने के लिए बहाने बना रही है, तो उसने हीर को अपने सामने किया और कहा,
क्या हुआ मेरी भीगी बिल्ली? अभी तो तुम जंगली बिल्ली बनकर मुझ पर हमला कर रही थी, अब अचानक से तुम्हारी सारी हिम्मत हवा हो गई। हीर का ध्यान तब अंश की बातों पर नहीं बल्कि कहीं और भी था और शर्म से उसका चेहरा भी लाल हो रहा था। उसकी शक्ल अब ऐसी हो गई थी जैसे अभी वो रो ही देगी। अंश ने जब हीर के फेस को देखा तो अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ? पर हीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अंश को कैसे फेस करेगी, क्योंकि इस वक्त वो उसकी ही गोद में बैठी हुई थी और उसे महसूस हो गया था कि उसके पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। ये बात वो अंश के सामने कैसे जता सकती थी? अब अंश हीर के ऐसे जवाब न देने से थोड़ा इरिटेट हो रहा था। उसने इस बार थोड़ी सख्ती से पूछा, बताओ ना क्या हुआ है तुम्हें? ये रोनी शक्ल क्यों बनाई हुई है? एपिसोड 77। कहानी अब तक। हीर का ध्यान तब अंश की बातों पर नहीं बल्कि कहीं और भी था और शर्म से उसका चेहरा भी लाल हो रहा था। उसकी शक्ल अब ऐसी हो गई थी जैसे अभी वो रो ही देगी। अंश ने जब हीर के फेस को देखा तो अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ? पर हीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अंश को कैसे फेस करेगी, क्योंकि इस वक्त वो उसकी ही गोद में बैठी हुई थी और उसे महसूस हो गया था कि उसके पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। ये बात वो अंश के सामने कैसे जता सकती थी? अब अंश हीर के ऐसे जवाब न देने से थोड़ा इरिटेट हो रहा था। उसने इस बार थोड़ी सख्ती से पूछा, बताओ ना क्या हुआ है तुम्हें? ये रोनी शक्ल क्यों बनाई हुई है? अब आगे। हीर को तो अब अपनी सिचुएशन पर रोना आ रहा था। वहीं अंश के बार बार सवाल पूछने से भी वो एम्बैरेस्ड हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपना सिर अंश के कंधे पर रख लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। वो अब ना उठ सकती थी और न ही अंश को अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकती थी। वही हीर के अचानक ऐसा करने से अंश कुछ पल के लिए तो हैरान हो गया, क्योंकि जो लड़की अक्सर उससे दूर दूर रहने की कोशिश करती थी वो अचानक से उसे कसकर पकड़े हुए उसके कंधे पर सिर रखे बैठी हुई थी। तभी अंश को हीर के सिसकने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। हालांकि ये आवाज़ काफ़ी धीमी थी, लेकिन हीर अंश के काफ़ी करीब थी, इसलिए वो आसानी से हीर के सिसकने की आवाज़ सुन सकता था। अंश को पता ही नहीं चला कि कब उसका एक हाथ हीर के बालों को सहलाने लगा। वो जितनी अपनी आवाज़ को नर्म बना सकता था उतनी ही नरमी से उसने हीर से पूछा, तुम्हें अचानक क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? पर अंश ने हीर की बात का अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके लिए ये बात इतनी नॉर्मल नहीं थी कि वो अंश से अपनी परेशानी शेयर करे। अंश को जब हीर से फिर कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हीर को खुद से थोड़ा दूर किया। रोने से हीर की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और वो अपनी नज़रें झुकाए किसी छोटे बच्चे की तरह सुबक रही थी। अंश ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, अब रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। हीर ने अटकते हुए कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। अंश ने कन्फ्यूजन से पूछा, ऐसा क्या है हीर जो तुम मुझे नहीं बता सकती हो? हीर को अब समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, पर अंश भी बार बार उससे पूछे जा रहा था। उसकी हालत तो अब ऐसी हो गई कि आगे कुआं पीछे खाए। अंश को अब हीर की चुप्पी से इरिटेशन हो रही थी, इसलिए उसने इस बार थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम मुझे बता रही हो कि नहीं? अंश के ऐसा बोलते ही हीर ने दोबारा से अंश को कसकर पकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर रोते हुए बोली, वो मेरे पीरियड्स। हीर रोने की वजह से इतना ही बोल पाए, लेकिन अंश उसकी आधी अधूरी बात से ही समझ गया कि आखिर हीर के साथ प्रॉब्लम क्या है, और ये सुनकर वो कुछ पल के लिए तो फ्रीज ही हो गया। हालांकि अंश जितना हीर को अब तक जान पाया था, वो समझ सकता था कि हीर के लिए ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी और वो अंश के सामने क्यों इस बात को नहीं बोलना चाहती थी। अंश ने दोबारा हीर के सिर को सहलाते हुए कहा, तो उसमें रोने वाली क्या बात है? ये तो नॉर्मल है ना? ऐसा कहकर अंश उसे नॉर्मल फील कराने की कोशिश कर रहा था। हीर ने सिसकते हुए ही कहा, पर मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं है ना। मैंने आज तक किसी लड़के से ये बात शेयर नहीं की, आपसे भी नहीं करती, पर मैं आपकी गोद में बैठी हूँ और आपके कपड़े। अंश को समझते दे नहीं लगी कि हीर इतनी ज़्यादा क्यों डर रही थी और वो इस वक्त कैसा फील कर रही होगी। इसलिए वो जितना हो सके उतना हीर को पैम्पर करना चाहता था। उसने बड़े ही प्यार से कहा, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़ देता हूँ, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। कहकर अंश ने हीर को अपनी गोद में उठा लिया। हीर अभी भी अंश से नज़र नहीं मिला रही थी। उसने अंश की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था और अपना सिर अंश के सीने में छुपाया हुआ था। अंश को हीर इस वक्त एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की तरह लग रही थी। अंश ने वॉशरूम में जाकर उसे नीचे उतार दिया। हीर अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। अंश ने हीर के एक गाल पर अपना हाथ रखा और बड़ी ही नरमी से कहा, तुम चेंज कर लो, मैं अभी तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ।
कहकर अंश वॉशरूम से बाहर निकल गया। अंश हीर कबर्ड के पास आया ही था कि तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग के मिरर में नजर आ रहे अपने कपड़ों पर गई। दरअसल अंश की पेंट पर ब्लड स्टेन साफ नजर आ रहा था। वो मन ही मन बोला, ये लड़की भी ना इतनी सी बात के लिए इतना रो रही थी, सही में उसका नाम आंसुओं की दुकान ही होना चाहिए। बात बात पर रोना आता है इसे, ये भी कोई देवी को ढूंढने वाली बात थी सोचकर अंश ने अपना सिर झटक और कर से ही के कपड़े निकाल कर वापस वॉशरूम का गया और हीर को उसके कपड़े पड़ते हुए कहा, लोग चेंज कर लो और फालतू की बातें दिमाग में मत लेकर आओ। समझी ही ने सिर झुकाए हुए ही अंश के हाथों से अपने कपड़े ले लिए। इसके बाद आयुष ने चेंजिंग रूम में जाकर अपनी भी कपड़े चेंज कर लिए थे। इस वक्त उसने एक वाइट टी शर्ट और ग्रीन कलर का लोअर पहना हुआ था। इस कैजुअल से लुक में भी अंश बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाल जो हर वक्त जेल से सेट रहते थे इस वक्त थोड़े बिखरे हुए थे। अंश वापस रूम में आया तो वॉशरूम का डोर अभी भी बंद था। अंश ने इंटरकॉम पर मेड को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर वो बालकनी की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ रात को डिनर करने के बाद रिया सोने के लिए अपने रूम में जा रही थी। इस वक्त काफी ज्यादा थकी हुई थी। अभी वो अपने रूम के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी उसके मेन डोर की डोर बेल बजी। रिया जिसे नींद की वजह से उबासी आ रही थी उसने इरिटेट होकर मेन डोर की तरफ देखा और उबासी लेते हुए कहा, अब कौन आ गया मेरी नींद हराम करने, मैं बहुत थकी हुई हूँ यार। रिया का एक मन हुआ कि वो डोर बेल को इग्नोर करके अपने रूम में जाकर सो जाए, लेकिन डोर बेल बजाने वाले को तो जैसे सब्र ही नहीं था। वो बार बार डोर बेल बजा ही जा रहा था। आखिर इरिटेट होकर रिया ने अपने कदम मेन डोर की तरफ बढ़ा दिए। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्यों बार बार बेल को बजाकर मेरा जीना हराम किया हुआ है। कहते हुए रिया ने जैसे ही डोर ओपन किया उसके सामने ही दो हट्टे कट्टे पहलवान टाइप के आदमी खड़े हुए थे, जिन्होंने एक जैसे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर रिया का मुंह खुला की खुला रह गया। वो मन ही मन बोली, ये दो यमदूत जैसे दिखने वाले प्राणी मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरा बुलावा तो नहीं आ गया कहीं। पर रिया अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा और दौड़ाती उससे पहले ही वो दोनों आदमी थोड़ा साइड में हो गए और उन दोनों के पीछे से एक और शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह तो पहले ही खुला हुआ था। उसके सामने कोई और नहीं विराज सिंघानिया खड़ा हुआ था, जो अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले शांत चेहरे और सर्द निगाहों के साथ उसे घूर रहा था। रिया तुरंत ही अपने होश में आए और एकदम चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे घर तक आ गए। विराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने दोनों आदमियों को ऑर्डर दिया, तुम दोनों यहीं खड़े रहो, इससे तो मैं खुद में निपट लूंगा। कहकर उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, रिया ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसे कैसे तुम मेरे घर में आ रहे हो, यह मेरा घर है, तुम ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते हो। रिया दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर विराज का तो एक हाथ ही काफी था उस दरवाजे को रोकने के लिए। रिया को इतना आफत लगाते देख विराज ने थोड़ा प्रेशर देकर दरवाजे को जोर से धकेला, जिससे रिया दरवाजे से थोड़ा दूर हो गई। इससे पहले कि वो दरवाजे को दोबारा बंद करने के लिए आगे बढ़ती, विराज अंदर आ गया और उसने अपने पैर से दरवाजे को एक पैर से बंद कर दिया। फिर रिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो हमारी बात अधूरी रह गई थी, वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारा नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए विराज अपना एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। रिया को पहले ही उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जबरदस्ती उसके घर में घुस आया था और वैसे भी उन दोनों की पहले भी पूरी दो मुलाकातें रिया के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रही थी, क्योंकि पहली मुलाकात में उसका फोन टूट गया था, जिसे उसने इतनी मेहनत से पैसे बचाकर खरीदा था। दूसरी मुलाकात में वो विराज की गाड़ी के आगे आकर मरते मरते बची थी। रिया उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, शराफत से कह रही हूँ निकल जाओ मेरे घर से, वरना अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ कि तुम एक लड़की के घर जबरदस्ती घुस आए हो। फिर विराज ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, फोन तो तुम तब करोगी ना जब तुम जिंदा बचोगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जान ना लूं तो चुपचाप मुझसे की गई अपनी बदतमीजों की माफी मांगो। फिर विराज की बात सुनकर रिया की बोलती एकदम से बंद हो गई। वो बड़ी मुश्किल से अटकते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा, मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो माफी किस बात की मांगू। और देखो तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं सकते हो, इस देश में कानून नाम की भी चीज है, तुम पर दुनिया भर की धाराएं लगा दूंगी मैं, ऐसे कैसे जान ले लोगी तुम मेरी। रिया उसे कह तो रही थी पर खुद अपने कदम घबराहट में पीछे की तरफ ले रही थी। उसे सामने खड़ा ये शख्स थोड़ा साइको टाइप का लग रहा था। इससे पहले कि विराज उसके पास पहुंचता, रिया जल्दी से पाकर दूसरी तरफ चली है और सोफे के कुछ उठाकर निराशा की तरफ फेंकने लगी। विराज उसकी क्वेश्चन की हर बार से बच रहा था और एक टैबलेट के साथ कहा, तुम क्या मुझे इन सब से मारने वाली हो, अब ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप माफी मांगो।
रिया ने वही सोफे के दूसरी तरफ खड़े होते हुए ही उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं और तुमसे माफी मांगूंगी, जिंदगी में सोचना भी मत, तुम एक नंबर के बदतमीज, घमंडी, अकड़ और खड़ूस किस्म के इंसान हो। विराज कुछ पल के लिए तो रिया को अजीब नजरों से देखता ही रह गया, क्योंकि आज तक लड़कियों ने उसे हॉट, हैंडसम और अट्रैक्टिव कहा था। किसी ने उसे बदतमीज, अकड़ू, घमंडी और खड़ूस नहीं कहा था। रिया की बात सुनकर विराज को वापस उस पर तेज गुस्सा आया, पर उसने अपने होठों को भींचते हुए अपने गुस्से को जैसे कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि वो इतना तो समझ गया था कि उसके सामने जो लड़की है वो थोड़ी सिरफिरी टाइप की है। उसने एक बार फिर रिया से कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, माफी मांग लो वरना बहुत पछताओगी। रिया अपने आसपास देखते हुए कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे एप्पल काटने वाली चाकू पर गई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर वो चाकू उठा लिया और विराज के सामने करते हुए कहा, अब निकलो मेरे घर से, वरना तुम अपनी जान से जाओगे। अकेली लड़की का घर समझकर जबरदस्ती घुस आए हो, क्या सोचा कि लड़की है तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो गलत सोच रहे हो तुम। विराज रिया की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, तुम्हें तो मैं आज बता ही देता हूँ कि तुम किससे उलझ रही हो। विराज को अपने पास आते देख रिया उसकी तरफ चाकू करते हुए बोली, मेरे पास मत आना, वरना बहुत पछताओगे तुम, मैं वाकई में तुम्हें मार दूंगी। पर विराज को जैसे रिया की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अब रिया के बहुत करीब पहुंच गया था। रिया ने कसकर अपनी आंखें बंद की और जैसे ही विराज पर वार करना चाहा, उसका हाथ हवा में ही रुक गया और अब उसकी नाजुक सी कलाई विराज के सख्त हाथों में थी। रिया ने पहले अपनी एक आंख खोलकर अपने हाथ की तरफ देखा और फिर दोनों आंखें एकदम बड़ी कर कभी अपने हाथ को तो कभी विराज को देख रही थी, जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। एपिसोड 78। कहानी अब तक। विराज को अपने पास आते देख रिया उसकी तरफ चाकू करते हुए बोली, मेरे पास मत आना, वरना बहुत पछताओगे तुम, मैं वाकई में तुम्हें मार दूंगी। पर विराज को जैसे रिया की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अब रिया के बहुत करीब पहुंच गया था। रिया ने कसकर अपनी आंखें बंद की और जैसे ही विराज पर वार करना चाहा, उसका हाथ हवा में ही रुक गया और अब उसकी नाजुक सी कलाई विराज के सख्त हाथों में थी। रिया ने पहले अपनी एक आंख खोलकर अपने हाथ की तरफ देखा और फिर दोनों आंखें एकदम बड़ी कर कभी अपने हाथ को तो कभी विराज को देख रही थी, जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। अब आगे, इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, विराज ने झटके से उसका हाथ मोड़ा और बड़ी सी फुर्ती से उसका गला पीछे से पकड़ उसे पेट के बल सोफे पर पटक दिया। विराज ने ये इतनी फुर्ती से किया था, उसे कुछ समझने का मौका दिया। रिया का एक हाथ उसकी पीठ से लगा हुआ था और उसकी गर्दन को भी पीछे से पकड़ विराज ने उसे पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। रिया चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से घुटी घुटी आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या। विराज ने अपना एक घुटना मोड़कर सोफे पर रखा और प्रिया के करीब झुकते हुए कहा, अभी तो मेरा पागलपन तुमने देखा ही कहा है, इसीलिए कह रहा हूँ सॉरी बोलो, वरना अगर मेरा पागलपन जाग गया ना तो तुम्हारी सांसें यही बंद कर दूंगा। गॉट इट। रिया को अपने हाथ में तेज दर्द हो रहा था और वो समझ गई थी कि उसने किसी साइको से पंगा ले लिया है। फिलहाल के लिए उसे उससे अपनी जान छुड़ानी थी, इसीलिए वो टिकते हुए बोली, ठीक है, सॉरी, अब मुझे छोड़ो। रिया की सॉरी बोलते ही विराज ने झटके से उसे छोड़ दिया। फिर सीधा खड़ा होते हुए बोला, आइंदा से तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझसे एक दूरी बनाकर रखो, वरना अगली बार सॉरी बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, कहकर उसे रिया को एक एविल लुक दिया। विराज की पकड़ से छूटते ही रिया जल्दी से उठकर बैठ गई और अपना हाथ सहलाते हुए गुस्से से विराज को देखने लगी। विराज ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, कहकर उसने अपने कदम डोर की तरफ बढ़ा दिए। तभी रिया ने खड़े होते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे साइको की शक्ल देखने का। दरअसल रिया की एक आदत थी कि वो कोई भी बात अपने मन में नहीं रखती थी, और जब तक वो सामने वाले को चार बातें सुना नहीं देती उसे चैन नहीं आता था। लेकिन रिया अभी तक विराज सिंघानिया जैसे साइको से नहीं टकराई थी। वहीं रिया की बात सुनकर विराज के बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलटकर एक नज़र रिया की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। विराज ने उसे देखकर एक स्माइल पास की और अपने ब्लेड से गन निकालकर उसके ऊपर तान दी। गन देखकर रिया की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ इससे पहले कि रिया वहां से भाग पाती, विराज ने एक के बाद एक कई सारे फायर कर दिए। रिया ने तो पहले ही फायर पर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और अपने दोनों कानों को कसकर बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब फायर की आवाज बंद हुई तो विराज की भारी आवाज उसके कानों में आई, सब कुछ करना पर मेरी वार्निंग को कभी हल्के में मत लेना। रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें डोर पर गई, जहां पर कुछ देर पहले तक विराज खड़ा हुआ था, पर अब वो वहां नहीं था, क्योंकि वो वहां से जा चुका था।
रिया ने पूरे हॉल में नजर घुमाई तो उसकी आंखें शौक से एकदम बड़ी हो गई। उसके पूरे हॉल की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि विराज ने वो फायर वहां रखी हुई चीजों पर किए थे, जिस वजह से पूरा हॉल पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। जितना भी कांच का सामान था वो सब टूटकर फर्श पर बिखरा हुआ था। कुछ पल तक तो प्रिया जैसे सदमे से खड़ी उन सभी चीजों को देख रही थी। फिर उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया और जोर से चिल्लाए, आ है कमीने, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मेरे सारे नुकसान की भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी। खुराना मेंशन। हीर अंश की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। नींद में उसने करवट लेनी चाही तो उसे खुद पर एक मजबूत पकड़ का एहसास हुआ। उसने कसम साकर धीरे से अपनी आंखें खोली तो पाया उसका छोटा सा चेहरा अंश के सीने से लगा हुआ था, और अंश से उसे ऐसे अपनी बाहों में भरा हुआ था जैसे वो उसे किसी से छिपाने की कोशिश कर रहा हो। हीर ने अपना चेहरा उठाकर अंश की तरफ देखा। अंश सोते हुए काफी शांत लग रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। कुछ पल के लिए तो हीर अंश को देखती ही रह गई। अंश के फीचर्स वाकई में एकदम परफेक्ट थे। उसके सिल्की बाल जो हमेशा जेल से सेट रहते थे इस वक्त बिखर कर उसके ब्रॉड फॉरहेड को कवर कर रहे थे। उसके पिंक लिप्स जो हल्के से रफ थे देखने में काफी सेक्सी लगते थे, जिन्हें छूना हर लड़की की चाहत थी, लेकिन इन्हें सिर्फ हीर के मखमली होठों की तलब थी। हीर एकटक अंश के हैंडसम से चेहरे को देखे जा रही थी। उसे याद था कि कैसे उसका हस्बैंड जो अक्सर उसके सामने डेविल अवतार में ही रहता था कुछ देर पहले उसकी कितनी केयर कर रहा था। रात को अंश जब वापस बालकनी से रूम में आया था उस वक्त हीर खुद को ब्लैंकेट से सिर तक ढके सो रही थी। अब अंश को ये नहीं पता था कि वो वाकई में सो रही है या फिर अंश के सामने न आने की कोशिश कर रही है। हीर का कुछ भी खाने का मन नहीं था, लेकिन अंश ने जबरदस्ती उसे जगाकर अपने हाथों से खाना खिलाया था। इस बीच उसने थोड़ा सा हीर को डांटा भी था, क्योंकि हीर खाने में बहुत नखरे कर रही थी। फिर सोते वक्त अंश अपनी गर्म हथेलियों से हीर की टमी से थोड़ा नीचे तब तक हल्के हाथ से मसाज करता रहा, जब तक कि हीर सुकून की नींद सो नहीं गई। ये सब सोचकर ही हीर के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। हीर ने मन ही मन सोचा, वैसे ये वाकई में इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैं इन्हें समझ रही थी। बस गुस्सा नहीं आए तो फिर तो यह अच्छे इंसान है, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो बाप रे पूरे शैतान बन जाते हैं। लेकिन जब जब हीर को अंश की केयर याद आ रही थी, उसे अपने दिल में एक अलग ही तरह का एहसास हो रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी मखमली उंगलियां अंश के चेहरे को छूने लगी। उसने अपनी उंगलियों से धीरे से अंश की आंखों को टच किया, फिर उसकी उंगलियां नीचे की तरफ आते हुए अंश के होठों पर ठहर गई। तब उसे अंश का उसे किस करना याद आ गया, जिसे याद करते ही हीर का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। हीर ने शर्म से अपनी आंखें बंद की और वापस अपना सिर अंश के सीने में छुपा लिया। पर इसके कुछ ही सेकंड बाद अंश के होठों पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। शायद हीर के हिलने की वजह से अंश की नींद भी खुल गई थी, लेकिन उसने अपनी आंखें खोली नहीं थी, बल्कि वो आंखें बंद किए हीर की नज़रों को खुद पर महसूस कर पा रहा था। जब उसने हीर की मखमली उंगलियों को अपने चेहरे पर महसूस किया तो कुछ पल के लिए तो उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। ये पहली बार था जब हीर उसे इस तरह से छू रही थी। कुछ देर बाद अंश ने अपनी आंखें खोलकर हीर के चेहरे की तरफ देखा, जो अब नींद के आगोश में जा चुकी थी। सोते हुए हीर बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही थी। अंश ने हीर की फॉरहेड को किस किया और एक बार फिर उसे अपनी बाहों में कसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह का वक्त। हीर की जब नींद खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेला ही पाया। हीर ने अपनी नज़र इधर तो दौड़ाई पर इस रूम में उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो उठकर बैठ गई और एक अंगड़ाई लेते हुए मन ही मन बोली, क्या ये सुबह जल्दी चले गए? पता नहीं क्यों पर उसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। शायद इसीलिए कि अंश सुबह जल्दी चला गया है, या इस बात का उसे बुरा लग रहा था कि अंश के जाने से पहले वो उससे मिली नहीं। ये बात हीर को भी समझ नहीं आ रही थी, पर हाँ उसे बुरा तो लग रहा था। फिलहाल तो उसने अपने मन में आ रही विचारों को झटका और उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। तारांकन। सुबह सुबह शिवांश जो अभी बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था, उसकी साइड में ही टेबल पर रखा हुआ उसका फोन कब से बजे ही जा रहा था। शिवांश ने उनींदी आंखों से अपने फोन की तरफ देखा और वापस अपना सिर पिलो पर रखकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उस साइड टेबल पर रखे हुए फोन को उठाकर उसे पिक कर अपने कान पर लगा लिया। उसने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और वह उनींदी सी आवाज में ही बोला, हेलो। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर शिवांश की आंखें खुल गई, लेकिन वो अभी भी ऐसे ही लेटा रहा। तान्या, इतनी सुबह सुबह तुमने कॉल क्यों किया है? दूसरी तरफ से तान्या ने कहा, शिवांश तुम भूल गए क्या? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शिवांश ने लापरवाही से कहा, तुम ये पहेलियां क्यों बुझा रही हो और ऐसा क्या भूल गया हूं मैं? तान्या ने थोड़ी रुआंसी आवाज में कहा, शिवांश तुम्हें याद है ना, आज से 10 साल पहले ही हम लोग आज ही के दिन पहली बार मिले थे
और हम हर साल अपनी इस डेट को साथ में सेलिब्रेट करते हैं और साथ में ही डिनर भी करते हैं। तुम हर साल इस डेट को याद रखते हो, पर तुम आज इसे को भूल गए। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया। फिर बैग की हेड रेस्ट से टेक लगाते हुए उसने लापरवाही से कहा, तो ये कौन सी बड़ी बात है तान्या, और वैसे भी मुझे काफ़ी काम रहता है, इसीलिए मुझे यह बातें याद नहीं रहती है, और तुमने क्या मुझे यही बात बताने के लिए फ़ोन किया था? तानिया ने कहा, शिवांश तुम आखिर चाहते क्या हो? बोलो, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्यों बार बार मुझे एहसास करा रहे हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना सा ही प्यार था जो सिर्फ 4 महीनों में ही खत्म हो गया? तानिया के साथ शिवांश का रिश्ता 10 साल पुराना था, इसलिए शिवांश भी एकदम से इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर सकता था। कहीं न कहीं शिवांश के दिल में आज भी तानिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसे वो चाहकर भी खत्म नहीं करना चाहता था। उसने थोड़ा नर्म लहजे में कहा, तान्या प्लीज डोंट बी सैड, अच्छा बोलो तुम क्या चाहती हो? तो तान्या ने खुश होते हुए कहा, शिवांश आज भी हम वहीं पर डिनर करेंगे जहां हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। तुम आओगे ना? मैं अभी वहां रूम बुक कर देती हूँ। शिवांश ने बेमन से ही कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया ही था कि तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई। शिवी वॉशरूम से अभी बाहर आई ही थी और वो शिवांश की तरफ ही देख रही थी। शिवी को देखकर शिवांश ने अपनी नज़रें फेरते हुए मन ही मन कहा, क्या शिवी ने सारी बातें सुन ली है? मुझे अभी इससे बात करनी चाहिए। वो बेड से खड़ा हुआ और उसके पास जाते हुए कहा, शिवी देखो तुम। लेकिन इससे आगे शिवांश कुछ भी कहता शिवी ने बिना किसी भाव के कहा, आज रात तानिया दी से मिलने जाएंगे ना आप? कुछ पल के लिए तो शिवांश कुछ बोल ही नहीं पाया, उसे समझ ही नहीं आया वो शिवी से क्या कहे। वो शिवी को वापस खुराना मेंशन ले तो आया था, लेकिन उसने अभी तक तान्या से ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं किया था, क्योंकि अभी तक वो खुद इसी उधेड़बुन में था कि आखिर वो चाहता क्या है। शिवांश ने शिवी से कहा, देखो शिवी हम सिर्फ एक डिनर पर जा रहे हैं। दरअसल तान्या और मैं हर साल इस डेट को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, तो अचानक से अगर मैं तान्या को मना कर दूंगा तो उसे बहुत हर्ट होगा। शिवांश की बात सुनकर शिवी ने ठंडी आह भरी और फिर कहा, और मुझे जो हर्ट होगा शिवांश वह उसका क्या? फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, शिवांश आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा, या तो आप तानिया दी के साथ लॉयल रह सकते हैं या फिर मेरे साथ, क्योंकि इस तरह से तो आप ना तानिया के साथ सही कर रहे हैं और ना ही मेरे साथ। अब आपको यह फैसला जल्द से जल्द लेना होगा कि आखिर आप चाहते क्या है। कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। शिवांश ने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरा और कहा, मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि मैं तुम्हें खुद से तू नहीं जाने देना चाहता, और इसके लिए मुझे तुम्हें इस शादी के बंधन में बांध के रखना पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। सोचते हुए शिवांश के चेहरे के भाव थोड़े से सख्त हो गए। रिया का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। आज उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं था। किसी तरह से उसने अपने अपार्टमेंट के हॉल को क्लियर तो कर दिया था, लेकिन रह रहकर उसे अपने नुकसान को देखकर रोना भी आ रहा था। बड़ी मेहनत से उसने ये सब चीजें खरीदी थी, जिसे विराज ने सिर्फ अपने ईगो के चलते पर बर्बाद कर दिया था। वो विराज को ढेर सारी गलियां भी दिए जा रही थी। वो अपना घर समेट ही रही थी कि तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फोन रिंग करने लगा। रिया पहले ही बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो जाकर सोफे पर बैठी और टेबल पर रखे फोन को उठाकर उसने स्क्रीन की तरफ देखा। ये फोन उसके पेरेंट्स का था। प्रिया ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, बस अब सुबह सुबह इसी की कमी रह गई थी। मैं नन्ही सी जान क्या क्या करूं। वो सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के फोन आने का कारण जानती थी। एपिसोड 79। कहानी अब तक। रिया का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। आज उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं था। किसी तरह से उसने अपने अपार्टमेंट के हॉल को क्लियर तो कर दिया था, लेकिन रह रहकर उसे अपने नुकसान को देखकर रोना भी आ रहा था। बड़ी मेहनत से उसने ये सब चीजें खरीदी थी, जिसे विराज ने सिर्फ अपने ईगो के चलते पर बर्बाद कर दिया था। वो विराज को ढेर सारी गलियां भी दिए जा रही थी। वो अपना घर समेट ही रही थी कि तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फोन रिंग करने लगा। रिया पहले ही बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो जाकर सोफे पर बैठी और टेबल पर रखे फोन को उठाकर उसने स्क्रीन की तरफ देखा। ये फोन उसके पेरेंट्स का था। प्रिया ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, बस अब सुबह सुबह इसी की कमी रह गई थी। मैं नन्ही सी जान क्या क्या करूं। वो सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के फोन आने का कारण जानती थी। अब आगे। रिया ने बेमन से फोन उठा लिया, लेकिन सामने से अपनी मम्मी की बात सुनकर उसने अपना माथा ही पीट लिया और फिर इरिटेट होते हुए कहा, मम्मी यार, यह क्या आप लोगों का सुबह सुबह शुरू हो जाता है? कभी पापा की आपसे लड़ाई होती है, कभी आपकी पापा से हो जाती है। आप लोगों की इसी चिकचिक की वजह से मैं यहाँ आकर रह रही हूँ, पर यहाँ भी तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा है ना। अभी फिलहाल फोन रखिए, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। कहकर क्या कर रिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया।
फिर फोन को देखकर उसी से बातें करते हुए बोली, मेरी लाइफ में कभी सुकून आएगा भी कि नहीं, जब देखो हर कोई मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए आ जाता है। कहकर उसने फोन साइड में सोफे पर फेंका और ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए अपने रूम में चली गई। प्रिया हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और अक्सर अपने पेरेंट्स के होने वाले झगड़ों से परेशान होकर उसने दूसरे शहर में रहने का फैसला किया। वो खुद यहाँ जॉब करती थी और अपने सारे खर्चे भी उठाती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पेरेंट्स उसे मदद नहीं करते थे, लेकिन उसका खुद का सपना था कि वो अपनी कमाई के पैसों से खुद का अपना घर खरीदे, इसीलिए वो पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करती थी। वैसे उसके डैड भी पैसों के मामले में बड़े कंजूस थे। इस बात से रिया को बड़ी चिढ़ होती थी, इसलिए जब से वो इस शहर में शिफ्ट हुई थी उन्होंने उनसे 1 रुपया की मदद भी नहीं मांगी थी। अपनी सारी जरूरत की चीज़ खुद अपनी सैलरी खरीदी थी। वैसे भी रिया पढ़ाई के सिलसिले में ज़्यादातर इसी शहर में रही थी, इसीलिए उसे ये शहर हमेशा से ही अपना सा लगता था। शाम का वक्त तानिया ने एक 7 स्टार होटल का एक प्राइवेट रूम बुक किया था, जिसमें वो आज रात शिवांश के साथ डिनर करने वाली थी। उसने कुछ और अरेंजमेंट भी किए हुए थे और वो क्या अरेंजमेंट थे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपने आप को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। तानिया ने इस वक्त एक हॉट रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस ऑफ शोल्डर थी जिसमें तानिया का लुक बहुत ही ज़्यादा हॉट नजर आ रहा था। देखने में तानिया भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शिवी के मुकाबले नहीं, और यही बात तानिया को कहीं ना कहीं खटकती थी। तानिया ने अपने आप को मिरर में निहारने के बाद खुश होते हुए कहा, वाह तानिया, यू लुक स्टनिंग, आज तुम्हारा जादू शिवांश पर चल ही जाएगा। अभी वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी डोर बेल बजी। तानिया ने पलटकर डोर की तरफ देखा और जल्दी से जाकर डोर ओपन कर दिया। सामने ही शिवांश एक फॉर्मल सूट पहने हुए अपने एक पॉकेट में हाथ डाले और दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़े किसी से बात कर रहा था। तानिया के डोर ओपन करते ही शिवांश ने सामने वाले से कहा, I'll talk to you later, कहकर उसने फ़ोन के अपनी पॉकेट में रखा और तानिया को ऊपर से नीचे तक देखा। तानिया जो कब से शिवांश को देख रही थी, वो जल्दी से आगे बढ़ी और शिवांश के गले में अपनी बाहें डालकर उसकी गले से लग गई और खुश होते हुए बोली, मुझे पता था शिवांश तुम जरूर आओगे और तुमने यहाँ आकर साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में आज भी तानिया ही है। शिवांश ने तानिया की बाहें अपने गले से हटाए और रूम के अंदर आते हुए कहा, तानिया मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे कुछ देर में एक अर्जेंट काम के लिए जाना है। तानिया भी उसके पीछे पीछे आ गई और रूम का डोर अंदर से लॉक कर वापस उसे पीछे से हग करते हुए उसकी बैक पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, शिवांश भला ये क्या बात हुई, अभी तो तुम आए भी नहीं और जाने की बात कर रहे हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। शिवांश ने तानिया की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान तो पूरे रूम की डेकोरेशन पर था। पूरा रूम देखने से ही लग रहा था जैसे कोई रोमांटिक नाइट के लिए उसे तैयार किया गया हो, जिसे देखकर शिवांश की भौहें सिकुड़ गई। उसने पीछे पलटते हुए तानिया से कहा, तानिया ये सिर्फ एक नॉर्मल सा दिन था, इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत थी। तानिया ने हैरानी से कहा, शिवांश क्या हो गया है तुम्हें, ये सिर्फ एक नॉर्मल डिनर नहीं है, 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है जिसके लिए मैंने रोमांटिक डिनर अरेंज किया है। तुम्हें सब पसंद नहीं आया क्या? शिवांश ने कहा, हाँ पर यह सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है। तानिया ने शिवांश का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और खुद उससे बिल्कुल चिपक कर बैठते हुए बोली, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है शिवांश, पता नहीं इन 4 महीनों में तुम कितने रोमांटिक हो गए हो। पहले तुम इन सब चीज़ों को देखकर कितना खुश होते थे और अब देखो ऐसे जता रहे हो जैसे मजबूरी में यहाँ आए हो। कहते हुए तानिया अपनी उंगलियों को शिवांश की शर्ट के खुले हुए हिस्से से नजर आ रही मस्कुलर चेस्ट पर सेडिक्टिव तरीके से फेर रही थी, जिससे शिवांश थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा था। उसने तानिया का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, डोंट डू दिस तानिया। तानिया ने थोड़ा नाराजगी से शिवांश की तरफ देखा और कहा, क्यों ना करूं मैं ऐसा शिवांश, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, तो मेरा हक है तुम्हारे करीब आने का और मैं खुद चाहती हूं कि तुम भी मेरे करीब आओ। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और कहा, उस दिन मैंने तुम्हें समझाया था ना तानिया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? फिर बात बदलने की इरादे से कहा, फिलहाल हम लोग यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं तो वही करते हैं। तानिया ने भी अब शिवांश को ज़्यादा फोर्स करना सही नहीं समझा क्योंकि इससे उसके प्लान मकसद पर असर पड़ सकता था। उसने कहा, ठीक है तो हम लोग पहले डिनर कर लेते हैं, मैं अभी रूम में ही डिनर मंगा लेती हूँ। कहकर तानिया ने इंटरकॉम पर ही होटल स्टाफ को ऑर्डर दिया और वापस फ़ोन रख पलट कर शिवांश की तरफ देखा, जो आराम से सोफे पर बैठे हुए अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे उसे डिनर करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शिवांश का ये रवैया देखकर तानिया के फेस पर अजीब से एक्सप्रेस आ गए, जैसे वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही हो।
वो तान्या समाज के सामने अपनी गुडविल खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद डोर बेल एक बार फिर से बजी। इससे पहले कि शिवांश डोर ओपन करने के लिए खड़ा होता, तान्या ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। शिवांश के कुछ कहने से पहले ही वो उठकर डोर की तरफ चली गई। उसने वेटर से खाने की ट्रॉली ली और एक बार पलटकर शिवांश की तरफ देखा और वापस वेटर की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा किया, तो वेटर ने भी अपनी पॉकेट से एक पाउडर का पैकेट निकालकर चुपचाप तान्या के हाथ पर रख दिया। उस पाउच को देखकर तान्या के फेस पर स्माइल आ गई। उसने पलटकर एक बार फिर शिवांश की तरफ देखा, जिसका ध्यान अभी भी अपने फोन में ही था। तान्या ने ट्रॉली को अंदर ले लिया और डोर को बंद कर दिया। फिर तान्या ने एक एक कर सारा खाना सामने टेबल पर लगा दिया। फिर वापस शिवांश के पास आकर बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है शिवांश, मैंने सारा खाना तुम्हारी पसंद का ही मंगवाया है। शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे ही सिर्फ इतना कहा, हम थैंक्स तान्या। तान्या ने एक बार चोर नजरों से शिवांश की तरफ देखा और फिर सामने रखी वाइन की बोतल से 2 गिलास में वाइन डाली और फिर शिवांश की नज़र से बचाते हुए उसके गिलास में वो पाउडर डाल दिया। शिवांश का ध्यान उस तरफ नहीं था और इसी बात का फायदा तान्या उठा रही थी। फिर उसने स्माइल करते हुए वाइन का वो गिलास शिवांश की तरफ बढ़ाया और कहा, चलो शुरुआत वाइन से ही करते हैं। शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे ही वाइन का गिलास पकड़ लिया और धीरे धीरे सिप करके वाइन पीने लगा। इस बीच तान्या ने शिवांश और अपनी प्लेट में खाना भी सर्व कर दिया था। तान्या खाना खाते हुए शिवांश से ढेर सारी बातें किए जा रही थी, लेकिन उसकी बातों का जवाब हाँ या ना में दे रहा था। शिवांश खाना कम खा रहा था और वाइन ज्यादा पी रहा था। उसने अपना फोन भी साइड में रख दिया था। हाँ, पर वो तान्या की सारी बातें सुन भी रहा था। तान्या ने थोड़ा शिवांश को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा, तुम्हें याद है शिवांश, जब भी हम लोग ये डेट अरेंज करते थे, तब हम लोग कितने सारे सपने भी देखा करते थे कि हम शादी के बाद क्या क्या करेंगे, शादी के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। अब पता नहीं शिवांश क्यों ऐसा लगने लगा है कि अब मेरा कोई भी सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। शिवांश ने एक नज़र तान्या की तरफ देखा और कहा, तान्या, कुछ चीजें किस्मत के हाथों होती है, हमारे हाथों नहीं। हमें नहीं पता कि किस्मत ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। तान्या को कुछ कुछ शिवांश का इशारा समझ भी आ रहा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर शिवांश कहना क्या चाहता है, कि उसे अब इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसकी शादी शिवी से हो चुकी है, तो वो अब उसी के साथ रहेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उसने बनावटी मासूमियत के साथ कहा, शिवांश, अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत का लिखा भी मिटाया जा सकता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो शिवांश? क्यों नहीं तुम शिवी को डिवोर्स दे देते? आखिर इन 4 महीनों में ऐसा क्या हो गया है शिवांश कि तुम मुझसे इतना दूर दूर रहने लगे हो? अब तक शिवांश की वाइन का गिलास खाली हो गया था। उसने खाली गिलास टेबल पर रखते हुए कुछ देर सोचा। उसके जहन में शिवी की कही हुई बातें ही याद आ रही थी। तान्या या शिवी? मन ही मन उसने कुछ फैसला लिया और फिर तान्या से कहा, तान्या, आज मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और एक बात मैं तुम्हारे सामने आज क्लियर कर देता हूँ कि मेरी शादी शिवी से हो चुकी है और मैं अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ ही बिताना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ और इस उम्मीद में कभी ना रहो हम दोनों अब कभी एक हो सकते हैं। शिवांश की बात सुनकर तान्या एकदम सख्ते में आ गई। उसे नहीं सोचा था कि शिवांश उसके सामने क्लियर यह बात कह देगा। इससे वो खुद पर कंट्रोल न कर पाए और शिवांश का हाथ पकड़ते हुए घबराई हुई आवाज में बोली, शिवांश, ये क्या कह रहे हो तुम? हमारा साथ कुछ 10 दिनों का नहीं था, पूरे 10 साल का था। तुम ऐसे कैसे हमारे ब्रेकअप की बात कर सकते हो? शिवांश अब सोफे से खड़ा हुआ और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तान्या, बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं शिवी को नहीं छोड़ सकता हूँ? क्योंकि अगर मुझे उसे छोड़ना होता तो मैं तभी उस डिवोर्स दे देता जब तुम शिवी के साइन किए हुए पेपर्स मेरे पास लेकर आई थी। तान्या शिवांश के सामने आकर खड़ी हो गई और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, शिवांश, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने सिर्फ मुझसे प्यार किया है, उस शिवी से नहीं, और तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। शिवांश तान्या से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे अपने सिर में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने सिर को पकड़कर कराहते हुए कहा, आहे, ये क्यों हो रहा है? उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और जब खोला तो उसे हल्का हल्का धुंधला सा ही नजर आ रहा था। जब उसकी नज़र तान्या के चेहरे पर गई जो उसे एक अजीब सी स्माइल के साथ देख रही थी, शिवांश को समझते देर नहीं लगी। उसने थोड़ा गुस्से से पूछा, तान्या, क्या तुमने मेरी ड्रिंक के साथ कुछ किया है? तान्या ने एक कातिलाना स्माइल के साथ कहा, हाँ शिवांश, मैंने तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स ऐड की है और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। कहकर तान्या शिवांश के बटन ओपन करने लगी। शिवांश ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और उस पर चिल्लाते हुए कहा,
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तान्या? तान्या किसी साइको की तरह बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ शिवांश, क्योंकि तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहा तुम्हें अपना बनाने का। आज की रात हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, फिर हम दोनों के बीच में वो शिवी नहीं आ पाएगी। कहने के साथ ही तान्या ने शिवांश का कॉलर पकड़ा और अपनी पंजों के बल खड़ी होकर जैसे ही उसके होंठों पर अपनी होंठ रखने की कोशिश की, शिवांश ने गुस्से से उसे दूर धकेल दिया। अभी शिवांश पर नशा इतना भी हावी नहीं हुआ था कि वो तान्या के सामने मजबूर हो जाए, पर तान्या भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो वापस शिवांश के करीब आए और उसकी खुली चेस्ट पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगी, जिस वजह से शिवांश की को काफी अजीब लग रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इमोशन कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियों को भी भींच लिया। वही तान्या और भी ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही थी और शिवांश को सिड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। एपिसोड 80। कहानी अब तक। रिया का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। आज उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं था। किसी तरह से उसने अपने अपार्टमेंट के हॉल को क्लियर तो कर दिया था, लेकिन रह रहकर उसे अपने नुकसान को देखकर रोना भी आ रहा था। बड़ी मेहनत से उसने ये सब चीजें खरीदी थी, जिसे विराज ने सिर्फ अपने ईगो के चलते पर बर्बाद कर दिया था। वो विराज को ढेर सारी गलियां भी दिए जा रही थी। वो अपना घर समेट ही रही थी कि तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फोन रिंग करने लगा। रिया पहले ही बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो जाकर सोफे पर बैठी और टेबल पर रखे फोन को उठाकर उसने स्क्रीन की तरफ देखा। ये फोन उसके पेरेंट्स का था। प्रिया ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, बस अब सुबह सुबह इसी की कमी रह गई थी। मैं नन्ही सी जान क्या क्या करूं। वो सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के फोन आने का कारण जानती थी। अब आगे। रिया ने बेमन से फोन उठा लिया, लेकिन सामने से अपनी मम्मी की बात सुनकर उसने अपना माथा ही पीट लिया और फिर इरिटेट होते हुए कहा, मम्मी यार, यह क्या आप लोगों का सुबह सुबह शुरू हो जाता है? कभी पापा की आपसे लड़ाई होती है, कभी आपकी पापा से हो जाती है। आप लोगों की इसी चिकचिक की वजह से मैं यहाँ आकर रह रही हूँ, पर यहाँ भी तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा है ना। अभी फिलहाल फोन रखिए, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। कहकर क्या कर रिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर फोन को देखकर उसी से बातें करते हुए बोली, मेरी लाइफ में कभी सुकून आएगा भी कि नहीं? जब देखो हर कोई मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए आ जाता है। कहकर उसने फोन साइड में सोफे पर फेंका और ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए अपने रूम में चली गई। प्रिया हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और अक्सर अपने पेरेंट्स के होने वाले झगड़ों से परेशान होकर उसने दूसरे शहर में रहने का फैसला किया। वो खुद यहाँ जॉब करती थी और अपने सारे खर्चे भी उठाती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पेरेंट्स उसे मदद नहीं करते थे, लेकिन उसका खुद का सपना था कि वो अपनी कमाई के पैसों से खुद का अपना घर खरीदे, इसीलिए वो पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करती थी। वैसे उसके डैड भी पैसों के मामले में बड़े कंजूस थे। इस बात से रिया को बड़ी चिढ़ होती थी, इसलिए जब से वो इस शहर में शिफ्ट हुई थी उन्होंने उनसे 1 रुपया की मदद भी नहीं मांगी थी। अपनी सारी जरूरत की चीज खुद अपनी सैलरी खरीदी थी। वैसे भी रिया पढ़ाई के सिलसिले में ज्यादातर इसी शहर में रही थी, इसीलिए उसे ये शहर हमेशा से ही अपना सा लगता था। शाम का वक्त। तान्या ने एक 7 स्टार होटल का एक प्राइवेट रूम बुक किया था, जिसमें वो आज रात शिवांश के साथ डिनर करने वाली थी। उसने कुछ और अरेंजमेंट भी किए हुए थे, और वो क्या अरेंजमेंट थे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपने आप को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। तान्या ने इस वक्त एक हॉट रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस ऑफ शोल्डर थी, जिसमें तान्या का लुक बहुत ही ज्यादा हॉट नजर आ रहा था। देखने में तान्या भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शिवी के मुकाबले नहीं, और यही बात तान्या को कहीं ना कहीं खटकती थी। तान्या ने अपने आप को मिरर में निहारने के बाद खुश होते हुए कहा, वाह तान्या, यू लुक स्टनिंग। आज तुम्हारा जादू शिवांश पर चल ही जाएगा। अभी वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी डोर बेल बजी। तान्या ने पलटकर डोर की तरफ देखा और जल्दी से जाकर डोर ओपन कर दिया। सामने ही शिवांश एक फॉर्मल सूट पहने हुए अपने एक पॉकेट में हाथ डाले और दूसरे हाथ में फोन पकड़े किसी से बात कर रहा था। तान्या के डोर ओपन करते ही शिवांश ने सामने वाले से कहा, ओके आई टॉक टू यू लेटर। कहकर उसने फोन के अपनी पॉकेट में रखा और तान्या को ऊपर से नीचे तक देखा। तान्या जो कब से शिवांश को देख रही थी, वो जल्दी से आगे बढ़ी और शिवांश के गले में अपनी बाहें डालकर उसकी गले से लग गई और खुश होते हुए बोली, मुझे पता था शिवांश तुम जरूर आओगे, और तुमने यहाँ आकर साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में आज भी तान्या ही है। शिवांश ने तान्या की बाहें अपने गले से हटाए और रूम के अंदर आते हुए कहा, तान्या मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे कुछ देर में एक अर्जेंट काम के लिए जाना है। तान्या भी उसके पीछे पीछे आ गई और रूम का डोर अंदर से लॉक कर वापस उसे पीछे से हग करते हुए उसकी बैक पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा,
शिवांश, भला ये क्या बात हुई? अभी तो तुम आए भी नहीं और जाने की बात कर रहे हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। शिवांश ने तान्या की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान तो पूरे रूम की डेकोरेशन पर था। पूरा रूम देखने से ही लग रहा था जैसे कोई रोमांटिक नाइट के लिए उसे तैयार किया गया हो, जिसे देखकर शिवांश की भौहें सिकुड़ गई। उसने पीछे पलटते हुए तान्या से कहा, तान्या ये सिर्फ एक नॉर्मल सा दिन था, इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत थी? तान्या ने हैरानी से कहा, शिवांश क्या हो गया है तुम्हें? ये सिर्फ एक नॉर्मल दिन नहीं है, 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, जिसके लिए मैंने रोमांटिक डिनर अरेंज किया है। तुम्हें सब पसंद नहीं आया क्या? शिवांश ने कहा, हाँ पर यह सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? तान्या ने शिवांश का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और खुद उससे बिल्कुल चिपक कर बैठते हुए बोली, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है शिवांश, पता नहीं इन 4 महीनों में तुम कितने अनरोमांटिक हो गए हो। पहले तुम इन सब चीजों को देखकर कितना खुश होते थे और अब देखो ऐसे जता रहे हो जैसे मजबूरी में यहाँ आए हो। कहते हुए तान्या अपनी उंगलियों को शिवांश की शर्ट के खुले हुए हिस्से से नजर आ रही मस्कुलर चेस्ट पर सेडिक्टिव तरीके से फेर रही थी, जिससे शिवांश थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा था। उसने तान्या का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, डोंट डू दिस तान्या। तान्या ने थोड़ा नाराजगी से शिवांश की तरफ देखा और कहा, क्यों ना करूं मैं ऐसा शिवांश? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, तो मेरा हक है तुम्हारे करीब आने का, और मैं खुद चाहती हूं कि तुम भी मेरे करीब आओ। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और कहा, उस दिन मैंने तुम्हें समझाया था ना तान्या, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? फिर बात बदलने की इरादे से कहा, फिलहाल हम लोग यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं, तो वही करते हैं। तान्या ने भी अब शिवांश को ज्यादा फोर्स करना सही नहीं समझा, क्योंकि इससे उसके प्लान मकसद पर असर पड़ सकता था। उसने कहा, ठीक है, तो हम लोग पहले डिनर कर लेते हैं, मैं अभी रूम में ही डिनर मंगा लेती हूँ। कहकर तान्या ने इंटरकॉम पर ही होटल स्टाफ को ऑर्डर दिया और वापस फोन रख पलट कर शिवांश की तरफ देखा, जो आराम से सोफे पर बैठे हुए अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे उसे डिनर करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शिवांश का ये रवैया देखकर तान्या के फेस पर अजीब से एक्सप्रेस आ गए, जैसे वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही हो। वो तान्या समाज के सामने अपनी गुडविल खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद डोर बेल एक बार फिर से बजी। इससे पहले कि शिवांश डोर ओपन करने के लिए खड़ा होता, तान्या ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। शिवांश के कुछ कहने से पहले ही वो उठकर डोर की तरफ चली गई। उसने वेटर से खाने की ट्रॉली ली और एक बार पलटकर शिवांश की तरफ देखा और वापस वेटर की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा किया, तो वेटर ने भी अपनी पॉकेट से एक पाउडर का पैकेट निकालकर चुपचाप तान्या के हाथ पर रख दिया। उस पाउच को देखकर तान्या के फेस पर स्माइल आ गई। उसने पलटकर एक बार फिर शिवांश की तरफ देखा, जिसका ध्यान अभी भी अपने फोन में ही था। तान्या ने ट्रॉली को अंदर ले लिया और डोर को बंद कर दिया। फिर तान्या ने एक एक कर सारा खाना सामने टेबल पर लगा दिया। फिर वापस शिवांश के पास आकर बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है शिवांश, मैंने सारा खाना तुम्हारी पसंद का ही मंगवाया है। शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे ही सिर्फ इतना कहा, हम थैंक्स तान्या। तान्या ने एक बार चोर नजरों से शिवांश की तरफ देखा और फिर सामने रखी वाइन की बोतल से 2 गिलास में वाइन डाली और फिर शिवांश की नज़र से बचाते हुए उसके गिलास में वो पाउडर डाल दिया। शिवांश का ध्यान उस तरफ नहीं था और इसी बात का फायदा तान्या उठा रही थी। फिर उसने स्माइल करते हुए वाइन का वो गिलास शिवांश की तरफ बढ़ाया और कहा, चलो शुरुआत वाइन से ही करते हैं। शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे ही वाइन का गिलास पकड़ लिया और धीरे धीरे सिप करके वाइन पीने लगा। इस बीच तान्या ने शिवांश और अपनी प्लेट में खाना भी सर्व कर दिया था। तान्या खाना खाते हुए शिवांश से ढेर सारी बातें किए जा रही थी, लेकिन उसकी बातों का जवाब हाँ या ना में दे रहा था। शिवांश खाना कम खा रहा था और वाइन ज्यादा पी रहा था। उसने अपना फोन भी साइड में रख दिया था, हाँ, पर वो तान्या की सारी बातें सुन भी रहा था। तान्या ने थोड़ा शिवांश को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा, तुम्हें याद है शिवांश, जब भी हम लोग ये डेट अरेंज करते थे, तब हम लोग कितने सारे सपने भी देखा करते थे कि हम शादी के बाद क्या क्या करेंगे, शादी के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। अब पता नहीं शिवांश क्यों ऐसा लगने लगा है कि अब मेरा कोई भी सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। शिवांश ने एक नज़र तान्या की तरफ देखा और कहा, तान्या, कुछ चीजें किस्मत के हाथों होती है, हमारे हाथों नहीं। हमें नहीं पता कि किस्मत ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। तान्या को कुछ कुछ शिवांश का इशारा समझ भी आ रहा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर शिवांश कहना क्या चाहता है, कि उसे अब इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसकी शादी शिवी से हो चुकी है, तो वो अब उसी के साथ रहेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उसने बनावटी मासूमियत के साथ कहा, शिवांश, अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत का लिखा भी मिटाया जा सकता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो शिवांश?
क्यों नहीं तुम शिवी को डिवोर्स दे देते। आखिर इन 4 महीनों में ऐसा क्या हो गया है शिवांश कि तुम मुझसे इतना दूर दूर रहने लगे हो। अब तक शिवांश की वाइन का गिलास खाली हो गया था। उसने खाली गिलास टेबल पर रखते हुए कुछ देर सोचा। उसके जहन में शिवी की कही हुई बातें ही याद आ रही थी। तान्या या शिवी, मन ही मन उसने कुछ फैसला लिया और फिर तान्या से कहा, तान्या आज मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और एक बात मैं तुम्हारे सामने आज क्लियर कर देता हूँ कि मेरी शादी शिवी से हो चुकी है और मैं अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ ही बिताना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ और इस उम्मीद में कभी ना रहो हम दोनों अब कभी एक हो सकते हैं। शिवांश की बात सुनकर तान्या एकदम सकते में आ गई। उसे नहीं सोचा था कि शिवांश उसके सामने क्लियर यह बात कह देगा। इससे वो खुद पर कंट्रोल न कर पाए और शिवांश का हाथ पकड़ते हुए घबराई हुई आवाज में बोली, शिवांश ये क्या कह रहे हो तुम? हमारा साथ कुछ 10 दिनों का नहीं था, पूरे 10 साल का था। तुम ऐसे कैसे हमारे ब्रेकअप की बात कर सकते हो? शिवांश अब सोफे से खड़ा हुआ और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तान्या बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं शिवी को नहीं छोड़ सकता हूँ? क्योंकि अगर मुझे उसे छोड़ना होता तो मैं तभी उस डिवोर्स दे देता जब तुम शिवी के साइन किए हुए पेपर्स मेरे पास लेकर आई थी। तान्या शिवांश के सामने आकर खड़ी हो गई और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, शिवांश तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने सिर्फ मुझसे प्यार किया है, उस शिवी से नहीं, और तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। शिवांश तान्या से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे अपने सिर में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने सिर को पकड़कर कराहते हुए कहा, आहे ये क्यों हो रहा है? उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और जब खोला तो उसे हल्का हल्का धुंधला सा ही नजर आ रहा था। जब उसकी नज़र तान्या के चेहरे पर गई जो उसे एक अजीब सी स्माइल के साथ देख रही थी, शिवांश को समझते देर नहीं लगी। उसने थोड़ा गुस्से से पूछा, तान्या क्या तुमने मेरी ड्रिंक के साथ कुछ किया है? तान्या ने एक कातिलाना स्माइल के साथ कहा, हाँ शिवांश, मैंने तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स ऐड की है और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। कहकर तान्या शिवांश के बटन ओपन करने लगी। शिवांश ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तान्या? तान्या किसी साइको की तरह बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ शिवांश, क्योंकि तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहा तुम्हें अपना बनाने का। आज की रात हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, फिर हम दोनों के बीच में वो शिवी नहीं आ पाएगी। कहने के साथ ही तान्या ने शिवांश का कॉलर पकड़ा और अपनी पंजों के बल खड़ी होकर जैसे ही उसके होंठों पर अपनी होंठ रखने की कोशिश की, शिवांश ने गुस्से से उसे दूर धकेल दिया। अभी शिवांश पर नशा इतना भी हावी नहीं हुआ था कि वो तान्या के सामने मजबूर हो जाए, पर तान्या भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो वापस शिवांश के करीब आए और उसकी खुली चेस्ट पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगी, जिस वजह से शिवांश की को काफी अजीब लग रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इमोशन कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियों को भी भींच लिया। वही तान्या और भी ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही थी और शिवांश को सिड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी।